हेलो, गुड मॉर्निंग या हिंद प्यारे साथियों। आज मॉर्निंग की क्लास हमारी इंग्लिश की होने वाली है। जैसा कि आपका आपसे वादा था, हम आज आ गए हैं अपनी इंग्लिश की क्लास लेकर के और हमने इस समर में कदम रख दिया है। सो वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू विद्याकुल, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। दिस इज विकास सिंह, योर टीचर, एंड वी आर गोइंग टू complete some concepts which we had actually discussed in our first ओरिएंटेशन क्लास में हमने जो बातें की थी उस पे ही हम कुछ आज डिस्कशंस करने वाले हैं, कुछ आज टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का होने वाला है सिंटैक्स, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड, डूइंग गुड। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होने वाला है। सिंटैक्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमको मालूम है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। और ओवरऑल हमें मालूम है कि भाई दुनिया में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, है ना। काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा, काम रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति होगा। वो सारे कॉन्सेप्ट मिला करके हम क्या बनाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मिला करके हम बनाते हैं एक सेंटेंस। अब भाई देखो, सेंटेंस इंग्लिश में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। हमें मालूम है सेंटेंस नहीं आता तो इंग्लिश नहीं आती। जनरल इंग्लिश में सेंटेंस का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस बनते कैसे हैं? सेंटेंस में वर्ब का अगर एग्रीमेंट सही ना हो, अगर सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सामंजस्य ना बैठे, या ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है काम, आप सोचिए क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है ना। क्रिकेट मैच में एक बॉल को उछाला जा रहा है या बॉल को बैटर हिट कर रहा है, उसको रिसीव करने वाला अगर कैचर उस तक रिसीव ना आए, बॉल रिसीव ही ना कर पाए, तो क्या वो गेम सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या वो कैच आउट हो पाएगा? उसी तरीके से ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का एक रेलेवेंस है, एक सिग्निफिकेंस है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, और जो क्रिया की जाती है वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ओवरऑल यही से समझते हैं पहले तो हम। ठीक है, सेंटेक्स क्यों कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों कहते हैं? भाई देखो, पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट, ठीक, और ये वर्ब, ये दो ऐसे पोर्शंस होने वाले हैं जिसको हमने पता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सारे क्लास में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स। सेंटेक्स में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटेक्स केवल सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट में जब भी डिग्री चेंज होती है किसी सब्जेक्ट की, तो उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बेटा जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। वैसे हमारा 21 डेज का बैच होने वाला है, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को फ्रेगमेंटेशन करेंगे, देखेंगे कि आपसे हमारा कैसा इंटरेक्शन होता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। हमें टॉपिक्स के साथ जस्टिस करना है, ओवरऑल हमें आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो वी विल सी दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वी विल सी कि हम क्या कर सकते हैं, वी विल डू आवर बेस्ट और हम यहाँ से निकलेंगे, है ना। पहली बात, दो बातें आपको याद रखनी है हमारी क्लास में। सबसे पहले तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वी हैव ऑलवेज हर्ड दैट, हमने हमेशा सुना है। क्यों? कि स्लो और स्टडी, मेहनत करने वाला जो निरंतर प्रयास करता रहता है वही जीतता है, जल्दबाजी नहीं होती बेटा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक्स। क्या कह रहा है, पहले आ जाओ हमारे टॉपिक से ही समझते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? व्याकरण वैसी ही है, भाषा की व्याकरण वैसी ही होती है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है? कर्ता, है ना। और वर्ब क्या होता है? क्रिया, ठीक है। अब भाई क्रिया का मतलब क्या है? काम जो किया जा रहा है ना। और सब्जेक्ट का मतलब क्या है भाई? जो कर्ता, काम करने वाला है। सब्जेक्ट का शाब्दिक अर्थ ही काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट दो होते हैं, होमोनिम्स है, ठीक है। जहां पे सब्जेक्ट एक तो विषय है। हाँ, ऑब्वियसली हिंदी मीडियम वाले आपके एनडीए कर सकते हैं बेटा, इसमें कोई इशू नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं एंड वी कैन एक्चुअली ऑप्ट एनडीए इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो। हाँ, इंग्लिश का एक बार है क्योंकि कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, दैट इज वाई हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट्स ओके, आफ्टर ऑल देखते हैं। तो क्रिया और कर्ता है क्या एक्चुअल में, ठीक है। कर्ता, अब देखो कई बार स्टेटमेंट्स में आपको बताया जाता होगा कि भाई ऐसा है, कर्ता वो है जो भी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर काम करने वाला पर्सन हो तब तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में कर्ता है क्या, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तुम मैं क्या हूँ भाई? मैं तो करता हूँ, आई एम द सब्जेक्ट हियर, ठीक है। आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हूँ, इसलिए मैं आपका करता हूँ। लेकिन क्या हो कि स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएं, ठीक है।
स्टेटमेंट में कोई पर्सन ना हो, कोई थिंग आ जाए और वो सब्जेक्ट बन जाए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हमको देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में आप वर्ब कैसे लगाएंगे, उस कंडीशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो नियम यही है, अगर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी होनी जरूरी है। किसी भी स्टेटमेंट में आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसी के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कर्ता यानी काम करने वाला, वर्ब क्रिया। ठीक है, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम अपनी पीपीटी पे सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब है क्या। ठीक है, आ जाओ पीपीटी पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक सुपरमैन बना हुआ है। ठीक है, सुपरमैन है, खड़ा हुआ है, क्या कर रहे हैं लोग सारे, उसको टच कर रहे हैं। मेन सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है भाई, सारे लोगों के लिए अटेंशन क्या है, सारे लोग किस बात पे ध्यान दे रहे हैं, किस पे ध्यान दे रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं सुपरमैन के ऊपर। ठीक है, सुपरमैन सेंटर ऑफ अटेंशन है, इसका मतलब क्या है, सुपरमैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसी रूल से हम चलने वाले हैं। सब्जेक्ट हमेशा पर्सन में नहीं होगा, कर्ता नहीं होगा, कर्ता हमेशा कोई इंसान प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं मिलेगा। वो क्या है, वो आपका सेंटर ऑफ अटेंशन होने वाला है। किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हम जिस भी सेंटर ऑफ अटेंशन की बात करते हैं भाई, जो भी फोकस होता है हमारा, जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वही आपका क्या होता है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सेंटर ऑफ डिस्कशन, मेन फोकस, डूअर ऑफ द वर्क। या तो किसी काम को करने वाला व्यक्ति होगा, या तो सेंटर ऑफ अटेंशन होगा, फोकस जो होगा वो सारा का सारा उसी व्यक्ति के ऊपर होगा, या फिर डिस्कशन जो किया जा रहा है वो उसी के बारे में किया जा रहा है, उसके अलग कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। यानी जो भी स्टेटमेंट्स फॉर्म किए जा रहे हैं वो स्टेटमेंट्स आपके उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। पूरी दुनिया उसी के अराउंड चक्कर काटती है, जैसे सुपरमैन के यहाँ पे आपके जो दुनिया है वो चक्कर काट रही है, पूरे सारे लोग सुपरमैन के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ही इज अ हीरो हियर। तो वैसे ही सब्जेक्ट क्या है, वो हीरो है ना, सब्जेक्ट हीरो है, क्योंकि सारा फोकस लोगों का किसके ऊपर होने वाला है, वो सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है। वी हैव टू एक्चुअली मेक इट वेरी क्लियर। ठीक है, तो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि आगे जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भाई, करता है, करता ने कर्म को संप्रदान के लिए, ये सारी कंडीशंस आप पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या है, अभी जो आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, सेंटर ऑफ डिस्कशन जो होगा किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, जिस भी विषय पे बात हो रही है ना, या जो काम कर रहा है, या जो भी सेंटर ऑफ अटेंशन है भाई, फोकस जिस पे किया जा रहा है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइसली क्लियर अबाउट दैट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आपने ये नहीं पहचाना कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप कभी भी वर्ब का यूजेस नहीं कर पाएंगे और उस कंडीशन में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आर यू क्लियर अबाउट दैट, आर वी क्लियर? लेट अस सी आगे हमारे पास क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब है सेंटर ऑफ डिस्कशन, जिसको हम आगे क्वेश्चंस जब करेंगे तो समझ में आएगा हमें। वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है भाई वर्क डन। अब वर्ब के लिए कंडीशंस नहीं है, वर्ब कोई भी क्रिया किया जा रही है। अब वर्ब्स के काइंड होते हैं, ऑब्वियस है, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके की वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स होते हैं, आपके मेन वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन फिर भी कोई भी चीज, कोई भी वर्ड को अगर आपका वो शो कर रहा है कि वो एक क्रिया है, वो एक काम है, उससे कुछ ना कुछ किया जा रहा है, आउटकम निकल करके आ रहा है, वो क्या है, वो आपका क्रिया होने वाला है। ओके, वी आर ऑफ फोकस ऑन योर क्लास। ऑब्वियसली तो मेरी क्लास क्या हो गई भाई, सब्जेक्ट हो गई। या किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर ऑल फोकसिंग ऑन योर क्लास, तो हाँ भाई, तो मेरी क्लास क्या है, यहाँ पे अभी सब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ अटेंशन क्या है, हमारी क्लास है। ठीक है, सो वेल, वर्ब क्या है, वर्क डन है, कोई भी काम जो किया जा रहा है वो वर्ब है। अब देखो, सब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, वर्ब जो काम किया जा रहा है। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा भाई, एग्रीमेंट तो आपने बहुत बार सुना हुआ है, सामंजस्य बैठा लिया जाए, है ना, एग्री कर दिया जाए। कैसे होगा, अच्छा एक बात बताओ, शादी हुई, शादी होने के बाद क्या है, जो मियाँ बीवी हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो, ठीक है, सामंजस्य ना बैठे, तो क्या वो एक साथ रह सकते हैं क्या, एक हाउस के अंदर नहीं रह सकते ना भाई। उसी तरीके से अगर सेंटेंस बनाना है तो उसमें अगर सब्जेक्ट
और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट ही ना हो पाए, सामंजस्य ही न बैठ पाए, उस कंडीशन में कैसे आप समझते हैं कि एक सेंटेंस को सार्थक बनाया जा सकता है? क्या उसका एक सेंस निकल पाएगा? कभी भी नहीं। इसीलिए क्या है, हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट ढूंढना जरूरी है, वो होना जरूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों हमने पढ़ा कि सेंटर ऑफ अटेंशन जो है, सेंटर ऑफ डिस्कशन जो है, वो क्या है, आपका सब्जेक्ट होने वाला है, और वर्क डन जो भी क्रिया की जा रही है वो क्या है, वो आपका क्रिया होने वाली है, वर्ब होने वाली है। ठीक है, अब एग्रीमेंट कैसे होता है भाई? जो बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इतना सिंपल सा याद रखना है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, डायग्राम में आपका जो एरो बना हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल है। ठीक है, तो ओवरऑल एग्रीमेंट का सीधा मतलब यही है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। वहां पे किसी तरीके का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वर्ब को आपने सिंगुलर कर दिया और सब्जेक्ट को आपने प्लूरल कर दिया, वहां पे क्लियर कट रूल्स हैं। अब बेटा देखो, ग्रामर लॉजिक का गेम है पूरा पूरा, है ना। लॉजिक्स जो हैं, जो रूल्स हैं, खाली आपको वो पढ़ना है, आपको समझना है, रटना कुछ नहीं है, आपको रूल्स नहीं रटने हैं। ओवरऑल आपको रूल अगर समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, कंटेक्स्ट समझ में आ गया, तो ग्रामर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, है ना। और ग्रामर आपको पता है कि कितना वेटेज रखता है भाई, हमारा वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एग्रीमेंट कैसा है भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, और इतनी सी बात है। अगर हम रिवाइंड करें एक सेकंड के अंदर, सब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ डिस्कशन, वर्ब क्या है, जो काम किया जा रहा है, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसा होने वाला है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होने वाला है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। भाई टाइम टेबल ऐसा है कि अल्टरनेट डेज पे क्लास होने वाली है, 7 बजे मॉर्निंग शार्प 7 AM हमारी क्लास होगी इंग्लिश की, जो कि अल्टरनेट डेज पे होगी करंट अफेयर्स के साथ। 7 बजे ही करंट अफेयर्स की भी क्लास चलती है, उसी टाइम पे हमारी इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, लेकिन अल्टरनेट डेज पे TTS में हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चले, इफ यू अलाउ मी टू डू दैट। ठीक है, अभी भाई बात हो गई कि एग्रीमेंट क्या होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल का एग्रीमेंट होने वाला है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आपने सिंगुलर एंड प्लूरल क्या समझते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल है क्या? सिंगुलर का मतलब है एक वचन, है ना। अब प्लूरल का मतलब क्या है, बहुवचन। हमने हिंदी में पढ़ा है एक वचन का मतलब क्या है, खाली एक। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई अकेला वीरान से एक स्टूडियो के अंदर, वैसे ही आप क्या हैं, प्लूरल, आप मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अरे भाई इंग्लिश नॉट बैड एंड नॉट गुड का कोई सेंस नहीं है भाई, बन जाएगा। ठीक है, नॉट बैड एंड नॉट गुड नहीं चाहिए आपको, जनरल चाहिए, जनरल चाहिए आपका क्वालिफिकेशन करने के लिए। यू डोंट हैव टू बी वेरी वरीड अबाउट दैट। ओके, तो देखो सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है भाई, एक वचन, है ना। एक वचन हिंदी में पढ़ा है बहुत बार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुवचन। ठीक, एक वचन एंड बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन हिंदी में और इंग्लिश में डिफरेंस है कि जब भी आप इंग्लिश के सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंस देखते हैं तो ज्यादातर केसेस में, या मोस्ट ऑफन, या फिर हम जिसे कहते हैं कि जनरल केस में क्या होता है, ये SES किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लगा हो तो वो क्या होता है, वो आपका प्लूरल हो जाता है ना। जय हिंद गुरुदेव। SES किसी के भी लास्ट में लगा हो, किसी भी वर्ड का सफिक्स हो, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे अगर हम लिखें बुक, है ना, बुक क्या है, एक, यानी एक किताब। लेकिन अगर हम इसे बुक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, बहुवचन हो जाएगा, इसी को हम प्लूरल कहते हैं, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल कहते हैं। तो S या ES लगाने से कोई भी आपका वर्ड जो होता है वो आपका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। लेट अस सी, ठीक, क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब भाई आपका एक जो वर्ड है, जो आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपका नाउन है, वो S या ES हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिंग S या ES, सम वर्ड्स मेड प्लूरल बाय एडिंग S और ES एस सफिक्स। S और ES अगर आपने लगा दिया, S या ES, S और ES एक साथ नहीं, ठीक है, S
या ईएस। अगर आपने लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, उस कंडीशन में आपका जो भी टर्म है, जो भी वर्ड है, वो आपका प्लूरल हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन हर कंडीशन में एस या ईएस नहीं लगाते भाई। देखो कई जगह आपने देखा होगा, जैसे एक टर्म हमने ओरिएंटेशन में लिया था, लेडी, है ना। अब लेडी का एक कैरेक्टरिस्टिक देखिए, वाई है लास्ट में, लेकिन फॉलो किसको कर रहा है भाई, वाई फॉलो कर रहा है एक कॉन्सोनेंट को, है ना। डी है और वाई है, डी कॉन्सोनेंट है, वाई जो आपका है वो डी को फॉलो करके आया, मतलब डी के बाद आया है। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे वाई हो किसी भी वर्ड के लास्ट में और वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड के किसी भी टर्म अल्फाबेट को फॉलो कर रहा हो, वहां पे जो जनरल रूल होता है आपका प्लूरल करने का, वो आपका होता है IES। वाई को हटा करके IES लगा दिया जाता है। इसलिए अगर हम कंडीशन देखें, लेडी को लेडीज बनाया जाता है ना। क्या बनाया जाता है, लेडीज, हमने वाई हटा दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, लेडीज लगा दिया और प्लूरल हो गया, है ना। इस कंडीशन में हम IES, यानी पहला कंडीशन क्या है, जहां पे एस या ES लगाया जाएगा। इसके अलावा गुड मॉर्निंग बेटा, एस या ES लगाया जाएगा, या फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका IES लगाया जाएगा, जिस भी कंडीशन में वाई है और वहां पे जो वाई है वो फॉलो कर रहा है किसी कॉन्सोनेंट को। अब कॉन्सोनेंट एंड आपके वॉवेल्स इतना तो आपको मालूम होगा भाई, हमें मालूम है कि 26 अल्फाबेट में से AEIOU ये आप क्या है, ये आपका है वॉवेल्स, एंड बाकी जो बचे हुए आपके सारे हैं वो क्या होते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। स्वर एंड व्यंजन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वही आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट वॉवल का कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई लेडीज जो है वो कैसे आया, IES क्यों आया, एस या ES क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई था और वाई फॉलो कर रहा था कॉन्सोनेंट को, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी क्लियर हुई। सम नाउन रिमेन सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब भाई ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, शीप, डियर, फिश, ये कैसे वर्ड है भाई, ये आपके दोनों ही कंडीशन में एक समान रहते हैं। ये कहीं पे भी शीप का शीप्स नहीं लिख सकते आप, है ना। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि शीप है तो अगर प्लूरल करना है तो शीप्स लिख दिया, टोटली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि शीप्स जो हैं वो कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता हमारे डिक्शनरी के अंदर। जब भी आपको शीप का प्लूरल चाहिए तो वो ऑलवेज शीप ही होगा, वो कभी भी शीप्स नहीं हो सकता। जब भी आपको प्लूरल चाहिए फिश का तो वो आपका फिश ही होगा, फिशेस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपके इंग्लिश ग्रामर में हैं जो आपके उसी डिग्री में रहते हैं, वहां पे कोई एस या ES नहीं लगा सकते, ना IES लगा सकते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। इस तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब नाउन जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके के नाउन्स का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे जब एग्रीमेंट, अब देखो इसका वेटेज बढ़ता क्यों है, ठीक है। लगा हुआ है शीप और वर्ब आया है आर, ठीक। तो आप तो कहेंगे भाई ये तो सिंगुलर है और लगा दिया प्लूरल वर्ब, है ना। आर तो प्लूरल वर्ब है ना, इज एम आर, ठीक है। उस कंडीशन में क्या है, ये तो गया, कैंसिल कर दिया भाई, ये यहाँ पे एरर है, जबकि एरर है ही नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि शीप तो प्लूरल भी है, तो उसने प्लूरल के कंटेक्स्ट में लिया हुआ है। इसलिए इस तरीके के आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा GAT के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फंसा सकते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को पढ़ना जरूरी है, जो कि आपके प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही एक ही फॉर्म में होते हैं, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। लास्ट आ जाओ भाई, आप देखो कंपाउंड नाउन्स। अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा हो तो कंपाउंड मतलब मिला जुला, ठीक है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिला जुला, है ना। जहां पे समाहित हो जाती हैं बहुत सारी चीजें, वहां पे क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड नाउन्स होते हैं। अब ऐसे नाउन होते हैं जहां पे दो नाउन हो, जैसे टूथ ब्रश है, आपका क्या लिखा हुआ है भाई, टूथ ब्रश है ना। अब टूथ ब्रश में आपको मालूम है कि टूथ नाउन है, ब्रश भी नाउन है ना। दोनों को मिला करके एक अलग नाउन बना दिया टूथ ब्रश। तो इसको अगर प्लूरल करना है तो क्या लगाएंगे भाई, टूथ ब्रश लगा देंगे ES लास्ट में, ठीक है, ES। तो सम नाउन्स आर कंपोजिट ऑफ टू डिफरेंट नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो विभिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट काइंड के नाउन्स का कंपोजिट होते हैं, ठीक है। एक पैक होता है, इकट्ठा बनाया जाता है, उसी को कहते हैं
आपके कंपाउंड नाउन्स। और टूथब्रश उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। टूथब्रश आप लोग घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना भाई, वो क्या है, वो एक कंपाउंड नाउन है और उसको किस तरीके से बनाया गया है, दो अलग अलग काइंड के नाउन को जोड़ करके बनाया गया। और इस तरीके के नाउन्स को अगर हम प्लूरल बनाए तो क्या लगाएगा, हमारा ई एस लास्ट में लगा करके हम इसे प्लूरल बना सकते हैं। बुक शेल्फ है ना, बुक और शेल्फ, शेल्फ क्या होता है, अलमारी, और बुक होती है किताब। अगर दोनों को हम इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा, बुक शेल्फ बन जाएगा भाई, प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी ई एस आ जाएगा यहाँ पे, और दोबारा ई एस लगा करके हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्लूरल बना देते हैं। इन दैट कंडीशंस हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ आपके जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, एस या ई एस लगा दिया, या फिर आपने आई ई एस लगा दिया, या फिर आपने कंपाउंड नाउन में ई एस लगा दिया, और इस तरीके से आप प्लूरल एंड सिंगुलर बना सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई नाउन की भाई, सब्जेक्ट जब आप ऐड कर रहे हैं एस एंड ई एस बना दिया, लगा दिया तो आपने प्लूरल हो गया। कैच यही है ना। लेकिन हमको एग्रीमेंट किसका दिखाना है, सब्जेक्ट और वर्ब का। हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं रहेगा, हमेशा वर्ब प्लूरल नहीं रहेगी। बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखो कंडीशन थोड़ी सी उल्टी हो जाती है। प्लूरालिटी ऑफ वर्ब, वर्ब की प्लूरालिटी चेक कर लो भाई, है ना। अभी तक तो हम बात कर रहे थे सिंगुलैरिटी, प्लूरालिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड नाउन, तो एस या ई एस लगा दिया, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया प्लूरल, है ना। लेकिन ये देखो ये कंडीशन हो गई उल्टी। जब भी वर्ब की प्लूरालिटी की बात करते हैं वहां पे कंडीशन उल्टी हो जाती है। कैसे भाई, देखो जो वर्ब होता है ना, द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। जो मेन वर्ब होती है वो बॉर्न प्लूरल है भाई, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने ईट लिखा है ना, ईट में एस या ई एस लगाया तो ये प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर बन जाएगा। कारण क्या है भाई, क्योंकि ईट ऑलरेडी क्या है, वो आपका प्लूरल फॉर्म होता है। ये कंडीशन याद रखिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा। वर्ब जो है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जब भी प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं और वर्ब की बात करते हैं, मेन फॉर्म की बात करते हैं, तो वो प्लूरल में ही होती है। वो कभी भी सिंगुलर में आपको एग्जिस्ट करती नहीं दिखेगी। आपको नाउन को, आपको सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़ेगा एस या ई एस लगा करके, लेकिन जो वर्ब है वो ऑलरेडी प्लूरल में होती है। और जब आप इसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर फॉर्म में चली जाती है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाला है। भाई देखो अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन ये बेस है ना। बिना नींव पे गए आप इमारत खड़ी कर नहीं सकते, इसलिए कंडीशन ये है कि आपको नींव पढ़नी पड़ेगी। और नींव यही है कि वर्ब का जो मेन फॉर्म है वो क्या है, वो आपका प्लूरल होने वाला है। ईट है ना, ईट में कोई एस या ई एस तो लगा नहीं है, तो मतलब प्लूरल है, ऑब्वियस है। अब इसी को ईट्स कर दो, है ना, ईट्स कर दिया, एस या ई एस लगाया तो ये क्या हो गया भाई, एस या ई एस लगाते ही ये सिंगुलर फॉर्म में चला गया, है ना। एस या ई एस लगाते ही ये सिंगुलर फॉर्म में चला गया। यानी जैसा आपने सब्जेक्ट में पढ़ा कि एस या ई एस लगाया तो वो प्लूरल हो गया, एक वचन से बहुवचन चला गया, वैसा वर्ब के साथ नहीं है। वर्ब के साथ कंडीशन उल्टी है। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में है और प्लूरल से अगर इसे सिंगुलर बनाना है तो एस या ई एस का यूज किया जाता है। बोलो भाई हाँ या ना, समझ आ रहा है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। और आगे अगर हम पढ़ें तो हमें कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। कुछ वर्ब्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ही लगा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट याद करो भाई। सिंगुलर आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर आपकी वर्ब, है ना। ही लगा है, ही मतलब क्या, सिंगुलर। वह क्या है, सिंगुलर है, एक वचन में हम बात कर रहे हैं। और जब हम वह की बात करते हैं तो हमारे पास सिंग आया, ठीक। अब अगर वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो आपका सिंगुलर हो जाता है, तो बताइए कि एच ई यानी ही के साथ अगर हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे भाई, हमारा क्या है, वर्ब है यहाँ पे सिंग। सिंग में हमने अगर एस लगा दिया तो वो बन जाएगा ही सिंग्स, है ना। तो अगर हम प्लूरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें वर्ब को, वो बन जाता है ही सिंग्स, ठीक है। फिर आ जाओ शी रन्स, तो शी रन्स का प्लूरल फॉर्म में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी रन। याद रखिएगा बेटा, बार बार बता रहे हैं, एस या ई एस अगर आपने वर्ब के साथ लगाया या लगा देखा तो उस कंडीशन में वो आपका वर्ब
सिंगुलर हो जाएगा, प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल का जो जनरल केस है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट के साथ एस या एस लगाने से होता है, वर्ब के साथ नहीं। और इस एक कॉन्सेप्ट के चक्कर में आपका पूरा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बिगड़ सकता है, या फिर इसी एक कॉन्सेप्ट के साथ आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आगे प्रोसीड कर सकता है, बढ़ सकता है। क्योंकि भाई यही बेस है, अगर यहाँ से आप निकल गए तो यू आर मूव्ड अहेड, सीधी बात है कि भाई आप आगे बढ़ चुके हैं, आप एक स्टेप और क्लोज हैं अपने सिलेक्शन के। ठीक है, तो यू हैव टू एक्चुअली डील विद इट। थोड़ा सा अटपटा हो सकता है लेकिन वो तुम्हारा काम है, वो करना ही है, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, फिर आ जाओ भाई दे प्ले, है ना। इट को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें तो क्या आ जाता है भाई, डिग्री आप पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे, आई मी यू, ये सारी कंडीशंस आप पढ़ेंगे, है ना। पर्सन पढ़ना है ना, पर्सन में चेंज होता है, अगर बचपन में कभी पढ़ा हो या फिर 10th में या 12th में पढ़ा हो, है ना। सो लेट अस सी क्या होता है। बर्ड चर्प्स, चर्प्स मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, CHI, ये होगा CHIRPS, है ना। बर्ड्स चर्प्स, बर्ड चर्प्स, एक चिड़िया है जो कि चर्प करती है, और उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, सिंगुलर में लिखना है तो वर्ब के लिए क्या लगाना है, एस लगाना है। वरना ये बर्ड्स अगर है एस लगा हुआ है अगर इसके सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पे वर्ब में कोई भी एस या ES नहीं आने वाला। तो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। देखो डॉग, एक डॉग की बात कर रहा है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट नहीं, क्या लिख रहा है, बार्क्स, यानी वर्ब भौंकता है, बार्क, क्रिया क्या हो रही है, भौंकना, बार्क, और उसमें एस या ES लगाया गया, इसीलिए ये जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था वो आपका क्या बन गया, सिंगुलर आपका वर्ब बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, दोनों का भाई एग्रीमेंट हो गया, सामंजस्य, दोस्ती हो गई, दोनों की एक जैसी क्वालिटी हो गई। ठीक है, दोस्ती किससे करते हो, दोस्ती उन्हीं से किया जाती है जिनकी क्वालिटीज मैच करती हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की क्वालिटीज मैच कर रही हैं, इसीलिए ये क्या है, एग्रीमेंट जो है वो बन रहा है। सो वी आर एक्चुअली लिटिल मच क्लोजर टू आवर टॉपिक। आ जाओ भाई पुष्पा भाई को देख लेते हैं, थोड़ा सा एक कंडीशन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अभी हमने बात की कि जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है वो प्लूरल कंडीशन में ही वर्ब लेता है ना, और जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर कंडीशन में ही वर्ब लेता है। लेकिन एक पुष्पा भाऊ है हमारे, इनको कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है भाई। ये क्या है, ये झुकेंगे नहीं, और ये पुष्पा भाई कौन है, ये इंग्लिश के आई हैं। ठीक है, अब भाई एक बड़ा अटपटा सा टर्म है आई। कौन लेट हो गया भाई, मैं लेट नहीं हुआ। चलो, एक बड़ा अटपटा सा क्या है, टर्म है आई। ठीक है, PDF मिल जाएगा बेटा, यू हैव टू एक्चुअली बी पेशेंट अबाउट दैट, थोड़ा सा सब्र रखिए। पहले ही बताया है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, सो यू डोंट हैव टू बी वेरी हेस्टी अबाउट दैट। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी करना, है ना। तो भाई देखो पहले यहाँ पे कंडीशन समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुष्पा भाऊ है, पुष्पा भाऊ कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं, और पुष्पा भाऊ कौन है, इंग्लिश के आई। आई भाई, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी अपनी वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लेता ही नहीं, है ना। आई ने क्या बोला, दुनिया जो कर रही है वो मैं नहीं करूंगा, मैं चलाऊंगा सिंडिकेट। और आई ने बोला कि भाई मैं कभी भी अपने साथ जो मेरी वर्ब है उससे प्लूरल फॉर्म में ही रखूंगा, सिंगुलर फॉर्म में लूंगा ही नहीं, मैं सिंगुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता ही नहीं, है ना, मैं सिंगुलर फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करता ही नहीं। तो आई के साथ जितने भी आपको वर्ब मिलने वाले हैं वो सारे प्लूरल मिलने वाले हैं, वहां कहीं एस या ES मत लगा करके आना भाई। आई सिंगुलर है, एक वचन में है, लेकिन आई जो है वो पुष्पा है, तो वो बड़ी अकड़ में रहता है, और उसने कहा कि भाई हमको कभी भी सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म की वर्ब चाहिए। इसीलिए आई रीड, आई रन, आई सिंग, आई ईट, इस तरीके के टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी आई रीड्स, आई ईट्स, आई रन्स, ये सारे टर्म्स नहीं देखने को मिलते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है भाई हर बात में एस या एस लगा देते हैं, है ना, वो कंडीशंस थोड़ा सा भूल जाइए। अब इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे में रूल्स के साथ रखेंगे, ठीक है। चलो, तो भाई आई जो है वो झुकने नहीं वाला, वो पुष्पा है, इस बात को हम समझ लेते हैं। आई कभी भी
प्लूरल सॉरी आई कभी भी सिंगुलर वर्ब को नहीं लेने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने भाई? देखो सब्जेक्ट क्या होता है, मेन फोकस जो होने वाला है वो सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, जो काम किया जा रहा है वो वर्ब है। ओवरऑल सिंगुलर एंड प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा के, आई ई एस लगा करके, या कंपाउंड नाउन्स में ई एस लगा करके, इस तरीके से हम प्लूरल बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। लेकिन अगर हमें वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उस कंडीशन में हमें एस या ई एस नहीं लगाना है, क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती है। वो पैदाइशी हीरो है भाई, उसने कहा कि जो सारे दुनिया वाले जा करके दुनिया में कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी कर लूंगा। और उसने क्या काम किया, उसने कहा कि मैं हेवन से आया हूं, मैं भाई स्वर्ग से आया हूं, और मैं पैदाइशी क्या हूं, मैं पैदाइशी हीरो हूं, और मैं ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहने वाला हूं। तो उसने एस या ई एस का कॉन्सेप्ट उल्टा कर दिया। उसने कहा कि भाई ऐसा है, अजीब अजीब खिलाड़ी भाई, यहाँ आई मान नहीं रहा, वहाँ वो वर्ब है, वो कह रहा है एस या ई एस लगाओगे तो सिंगुलर हो जाऊंगा, सब अकड़ में है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भी आप वर्ब की बात करते हैं तो वो एस या ई एस लगाने से हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। लेकिन सब्जेक्ट एस या ई एस लगाने से प्लूरल जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो लेट अस मूव फर्दर। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब भाई देखो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो वर्ब होती हैं वो कई बार तो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे बार्क आपने लिखा, अभी हमने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा था बार्क, फिर हमने पढ़ा ईट, फिर हमने पढ़ा रन, पापा की परी उड़ती है ना, तो भाई ये हो गया फ्लाई। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, वर्ब है। लेकिन ये वर्ब मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अभी वर्ब जो है ना, ये दो टाइप्स में आपको डिवाइडेड है। मेजरली तो आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स भी होती हैं आपकी जनरली, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स और आपके मेन वर्ब्स जो है उसके बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बार्क, ईट, रन, फ्लाई, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको शो करता है कि वर्ब क्या होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉपला, COUPLA। भाई देखो कॉपला क्या होता है, कपलर आपने सुना होगा, ट्रेन के डब्बों को जोड़ता है कपलर, यानी जोड़ने वाला, लिंक करने वाला, वही क्या है, वही होता है कपला। तो उसी तरीके से आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ जोड़ती हैं, वो क्या होती हैं, कपला होती हैं, कपलर होती हैं, है ना। ओवरऑल तो कपलर वर्ब्स क्या होती हैं भाई, जो दो वर्ब्स को एक साथ, सबका तैयारी हो रहा है बेटा, है ना, इंग्लिश एक लेवल की आती है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बस आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आप पुराने आप क्वेश्चन पेपर्स वगैरह उठा लीजिए, PYQs, एंड आप अपनी बुक्स उठा लीजिए, एंड उससे जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे हमारे साथ मिल करके, हम और आप साथ मिल करके आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। वी गारंटी यू दैट, बिकॉज वी आर विद्याकुल। ओके, चलो भाई देखो, तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, कॉपला क्या होती है भाई, दो, एक मेन वर्ब है, ठीक है, जैसे ये ईट हो गया, बार्क हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि ये लंगड़े लूले चले आते हैं भाई, इनको बड़ी मजबूरी होती है कि ये कहाँ से जुड़ जाएं, कहाँ से जुड़ जाएं, तो इनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसका फॉर्म अलग होता है, याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं उसमें, वो बाद में बात करेंगे जब वर्ब की बात करेंगे। फिलहाल हमको खाली इसको कंडीशन को समझना है थोड़ा बहुत मोटा मोटा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ओवरऑल। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है भाई, कपला होती है जो कि मेन वर्ब को आपके जोड़ करके रखती है, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वर्ब्स विच आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब, किसकी हेल्प करता है भाई, मेन वर्ब की, टू फॉर्म अ सेंटेंस बाय लिंकिंग इट विद द सब्जेक्ट। ठीक है, किसके साथ जोड़ता है, सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। तो वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स विच आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि उन्हें सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाए, और लिंक करके क्या कहा जाए, लिंक करके वो एक सेंटेंस बनाया जाए, कॉन्सेप्ट बनाया जाए ओवरऑल। उसी को हम क्या कहते हैं, कपला बोलते हैं, उसी को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं भाई, सहायता करने वाली वर्ब कहते हैं, सहायता करने वाली क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो, डू, डज, डिड, हैव, तो क्या होता है, टू बी होता है, टू डन जिसको करना होता है, उस तरीके की कुछ वर्ब्स होती हैं। कैसी कैसी वर्ब्स हैं आपको देखो। अच्छा एक बात और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ तो कॉपला ऐसे भी हैं जो कि बने हैं, ठीक है, उन्होंने खाल ओढ़ रखी है भाई गीदड़ की, लेकिन है शेर। ठीक है भाई, वो छुपे हुए हैं, अंडर कवर एजेंट हैं। ठीक है, अब वो अंडर कवर एजेंट क्यों है भाई, अंडर कवर एजेंट इसलिए हैं
क्योंकि उनका क्या काम है कि वो बने रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जिस दिन उनको मौका मिल जाएगा उस दिन वो क्या बन जाएंगे, उस दिन आपके बन जाएंगे वो मेन वर्ब। ठीक है, वो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। और उसी तरीके की वर्ब को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। भाई ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो आपकी मेन वर्ब भी होती हैं और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। उनको जब मौका मिलता है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं और जब उनको मौका मिलता है वो आपकी मेन वर्ब बन जाती हैं। अब जैसे देखो राजा हैं, है ना, एक राजा के सलाहकार हैं, राजा को शिकार पे जाना है तो वो शिकार करने गए भाई। ठीक है, शिकार करने जब तक गए तब तक के लिए उनकी जो गद्दी है वो खाली है, तो गद्दी खाली होगी तो प्रजा का तो नाश हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में उन्होंने कहा, बोला उस कंडीशन में बोला, हाँ बेटा लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एक ही जैसा होता है। क्यों, क्योंकि लिंक करने का काम करता है ना। लिंक किसको करता है, आपके मेन वर्ब को लिंक करता है। मेन वर्ब को लिंक करता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ करता है। और हेल्पिंग वर्ब का काम यही होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का काम यही होता है कि वो सब्जेक्ट को मेन वर्ब के साथ जोड़ करके रखे। ठीक है, क्योंकि इनकी कमजोरी हो जाती है, इनकी नींव जो है कमजोर हो जाती है, इन्होंने बेस नहीं पढ़ा था। ठीक है, आप लोग पढ़ लो वरना फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है, राजा के सलाहकार हैं भाई। ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब की एब्सेंस में मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, राजा की एब्सेंस में उनके सलाहकार उनके काम करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। गुड मॉर्निंग सिस्टम क्रैश, वट एवर यू आर, a very good morning to you and a very warm welcome in our class। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है भाई, हमने पढ़ लिया, a verb which works up as both helping and main verb। तो जब जरूरत पड़ती है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं एंड जब जरूरत पड़ती है तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब फॉर यू। जैसे कैसी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, आई, एम, आर, वाज, वर, और वर के साथ आप लगा दीजिए बीन, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, है ना, माइट, ये सारे क्या हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, चलो भाई बेटा बोर हो रहे, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ तो होता ही है ना। चलो, आई डू इट फॉर माई फ्यूचर, लेट्स हैव अ स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। भाई डू, डू मेन वर्ब है कहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डू यहाँ पे यूज किया गया है। आई डू इट, मैं करता हूँ, फॉर माई फ्यूचर, किस लिए करता हूँ, मेरे फ्यूचर के लिए करता हूँ। सब्जेक्ट क्या भाई, आइडेंटिफाई करो, चलो आ जाओ। सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ठीक, वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पे केवल है डू, है ना, बिकॉज डू क्या है, डू करता है, वो दर्शा रहा है। ठीक है, फॉर माई फ्यूचर, किसके लिए भाई, फॉर माई फ्यूचर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा आप रिकॉल करो जरा सा, ये हमने क्या बोला था, आई क्या है, आई है पुष्पा, ये झुक नहीं रहे, आई को क्या चाहिए, आई को प्लूरल वर्ब चाहिए। ठीक है, अच्छा डू प्लूरल है या सिंगुलर है भाई बताइए, यहाँ पे कहीं एस या एस ई एस लगा हुआ है क्या, हाँ एस या ई एस लगा है, नहीं लगा है ना। तो डू क्या है भाई, डू आपका प्लूरल है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है ना, अपनी इमेज जो है उसको जस्टिफाई कर रहा है। आई डू, आई डू का मतलब मैं करता हूं, सेंस वही है। अगर डज लिखा जाता तो भी सेंस वही होता, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता कि डू आपका क्या है, डू आपका प्लूरल फॉर्म की वर्ब है और डज आपका क्या है, डज आपका सिंगुलर फॉर्म की वर्ब है। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, ठीक है, मैं आपको अभी रिमाइंड करा दूं ताकि आप बाद में भूलें ना और मुझसे ये ना कहें कि सर आपने बताया नहीं। मैं आपको ये बता देता हूं कि बेटा जो आपका आई है ये एक कंडीशन में सिंगुलर वर्ब जो है वो एक्सेप्ट करता है, जब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है वहां पे ये क्या लेता है, एम लेता है ना, एम लेता है। वी हैव ऑफन रेड इट, है ना, क्या लिया हुआ है, एम लेता है। पास्ट में चले जाओ तो क्या लेता है, वॉस लेता है, आई वॉस। इतना याद रखना है ना, इतना याद रखना है। और कहीं पे भी मुंह उठा करके देख लो भाई, आई क्या लगाता है, आई लगाता है प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन में क्या है, यहाँ पे कंडीशन में आई जो है
वो एम लगाता है जो कि सिंगुलर है, और वॉज लगाता है जो कि आपका सिंगुलर पास्ट बाय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा मेरे बच्चों। ठीक है, पढ़ते चलिए, बातें कम करिए, क्लास में बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। जिंदगी भर बातें करते रहोगे क्या? भाई वर्दी पहन करके आओ, प्राउड फील कराओ भाई। ठीक है, चलो देखो, शी डज इट वेरी इजली, डज का यूज आ गया भाई। शी क्या है? शी आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है। शी क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है, एक वचन में बात हो रही है। डज क्या है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईएस लगा हुआ है। इट वेरी इजली ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यानी वो बहुत ही आसानी से यह काम कर लेती है। फिर वही बात हो रही है लेकिन डज लगा हुआ है। ठीक है, चलो, दे डिड इट, डिड पास्ट में, फिर क्या है? डिड इट, दे डिड इट। ठीक है, अभी क्या है भाई, देखो, दे वह बहुवचन, डिड में एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, फिर से यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? सिंगुलर एंड प्लूरल की मैच हो गई। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे भाई? अब देखो, इससे तो क्वेश्चन नहीं आने वाले, बहुत हल्का स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन बेस कर बनाना पड़ता है भाई, मजबूरी है, क्या करोगे, है ना। हवा में तो घर बनते नहीं। तो क्या है, आई डू इट फॉर माई फ्यूचर को अगर हम आई डज इट फॉर माई फ्यूचर, आई डज इट फॉर माई फ्यूचर, अगर हम ऐसा लिख दें तो उस कंडीशन में क्या है भाई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, अभी तो हमको मालूम है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से रॉन्ग है। ठीक है, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लीजिए, है ना। बोलने को तो बहुत तमाम तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश एक्सेंट में बोली जाती है, आधा बोलते हैं आधा बोलते नहीं, वो तो समझ भी नहीं आता। अमेरिकन इंग्लिश, फिर आपके नाइजीरियन इंग्लिश जो है, आपकी नाइजीरियन लोग जो बोला करते हैं भाई, वो देख लो। तो बोलने को तो कुछ भी बोल दो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, आई डज इट क्या है, ये गलत है, क्योंकि आई जो है वो पुष्पा भाव नाराज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या लगना चाहिए, आई डू इट लगना चाहिए। और इसी तरीके के एरर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके पूछे जाने वाले हैं, इस तरीके के नहीं, मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पूछे जाने वाला। और आगे रूल्स पढ़ो, बहुत खुश मत हो भाई, भारी टॉपिक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्सेस रूल्स ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, यूजेज ऑफ वर्ब होना चाहिए फिलहाल तो यहाँ पे। पीपीटी वाले भी ना गड़बड़ कर देते हैं भाई, बेइज्जती हो जाएगी। चलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्सेस रूल्स ऑफ करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स। ठीक है भाई, बड़ा सा नाम है लेकिन डरना नहीं है, तोड़ करके समझाते हैं क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्सेस, वर्सेस तो पता है बनाम, है ना। जब भी किसी का मैच होता है किसी के साथ, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंडीशन तो हमने देख लिया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, लेकिन हर कंडीशन में यहाँ पे हो पाएगा क्या, हर कंडीशन में यहाँ पे नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता ना। चलो, तो रूल्स ऑफ करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स, अब हमें क्या पढ़ना है, ऐसे कुछ रूल्स हैं भाई। देखो, बेसिकली ऐसे रूल्स हैं जो डिफाई कर देते हैं, डिफाई मतलब नकार देते हैं, है ना। नकार करके क्या कहते हैं, नकार करके कहते हैं कि भाई ऐसा है, हम आपको नियम और कानूनों को नहीं मानते, हम आपके नियम और कानून के स्कोप से बाहर है ना, बाहर। तो रूल्स है, वो क्या है, वो क्या कहता है भाई, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसको हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। ठीक है, तो उन रूल्स को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेसिकली आज आपके लिए मैं कुछ रूल्स लेकर के आया हूँ। हाइपोथेटिकल केस में प्लूरल यूज कर ही, कौन, हाँ हाइपोथेटिकल भाई, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। चलो, हाइपोथेटिकल कंडीशन ये नहीं है भाई, हाइपोथेटिकल कंडीशन में कौन कह दिया भाई, कहाँ हो दौलत आर्या, कौन है भाई बात कर रहे हैं तुम लोग, करते हैं, कर रहे हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलो छोड़ो। तो भाई क्या है, रूल 1, इफ अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इज गिवन वर्ब विल बी प्लूरल इवन विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। भाई हाइपोथेटिकल क्या है, हाइपोथेसिस क्या होता है, चलो भाई देखो, शब्दों को पकड़ो। हाइपोथेटिकल क्या है, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है भाई, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी, है ना। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, जो हुआ नहीं, जो है नहीं, लेकिन आपके विचार हैं। भाई एक जोक सुना था, एक बस वाला था, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा जाके बैठता है, बोलता है, अंकल अंकल, अगर मैं हाथी होता तो मेरी मम्मी क्या होती, अंकल अंकल, अगर मैं शेर होता तो मेरी मम्मी क्या होती है। तो ये क्या है भाई, अगर मैं ये होता तो क्या होता, ये क्या है, इमेजिनेशन, है ना। उस कंडीशन में कैसा होता है भाई। अब ऐसे स्टेटमेंट्स को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसफर कर लीजिए तो क्या है,
इस कंडीशन में है इफ आई वर द किंग आई वुड हैव मेड एवरीवन रिच। अगर मैं राजा होता तो मैंने सबको क्या कर दिया होता, राजा होता तो मैंने सबको अमीर बना दिया होता भाई, सबको पूरी दौलत उड़ा दी होती और उड़ा करके क्या कर दिया होता, उड़ा करके मैंने बना दिया होता राजा, अमीर बना देते। लेकिन मैं राजा हूं नहीं, मैं खाली ये सोच रहा हूँ, है ना, मैं तो आपका टीचर हूँ। उस कंडीशन में अब भाई आप में से कोई राजा हो तो बताना, ठीक है। फिलहाल इफ आई वर द किंग, अगर मैं राजा होता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, है ना, क्या लगा हुआ है, प्लूरल, ठीक। प्लूरल तो वैसे आई के साथ लगता भी है, ठीक है, लेकिन वॉज क्यों नहीं लगा हुआ भाई, एक बात बताइए, आई वॉज लिखा जाना चाहिए था ना। हमने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन में जब बात होती है तो एम या वॉज लिखा जाता है ना, यहाँ पे तो वर लिखा हुआ है भाई। जहाँ कंडीशंस है प्लूरल की वहाँ पे आप इसको क्लियर आउट कीजिए भाई, क्या है यहाँ पे आई वर क्यों लिखा हुआ है, आई वॉज क्यों नहीं लिखा हुआ है। हम तो वॉज लिखते हैं आई के साथ, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या भाई, आई वॉज ना लिख करके हमने आई वर लिखा है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि अगर कोई हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हम सोचते हैं, हम विचार में लेकर के आते हैं, तो वहाँ कहीं पे भी आप प्लूरल के अलावा सिंगुलर का यूज़ नहीं करेंगे। हो जाता है क्या, और वो भी पास्ट में जाता है, आई वर का यूज़ होता है, ठीक है, आई वर का यूज होता है, क्या यूज होता है, वर का। तो यहाँ पे क्या है, इफ आई वर द किंग, अगर मैं किंग होता, आई वुड हैव मेड एवरीवन रिच। आई वॉज नहीं है, इफ आई वॉज द किंग नहीं है, क्योंकि इस वॉज स्टेटमेंट है ना, वर हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेसिस है, लेकिन वॉज हाइपोथेसिस नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, आई वर द किंग आई वुड हैव मेड एवरीवन रिच, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। इफ आई वर यू आई वुड हैव बीटन हिम। अब क्या है, दो दोस्त हैं, है ना, दो दोस्त हैं, एक दोस्त मार खा करके आया भाई भीड़ से और आकर के यहाँ पे रो रहा है, तो दूसरा दोस्त कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं उनको पीट देता, पीट क्या था, ठीक है भाई। हमारे सबके लाइफ में ऐसा एक फ्रेंड होता है बहुत अड़ियल टाइप का, उसी तरीके का फ्रेंड है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इफ आई वर यू आई वुड हैव बीटन हिम। सीधी बात यह है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, पीट देता, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो भाई देखो क्या लिया, वर लिया, फिर ठीक। तो ओवरऑल हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स में आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। जल्दी जल्दी हम अपने रूल समझ लेते हैं भाई, देखो ठीक है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, हमें फ्रेगमेंट करना पड़ेगा ओवरऑल इस क्लास को भी। लगभग 46 47 50 रूल्स हैं भाई, 50 रूल्स एक साथ तो याद करोगे नहीं, है ना, धीरे धीरे करेंगे। हमने क्या बात की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। तो धीरे धीरे रूल्स पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस हम फॉर्म करके उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो सेकंड रूल भाई, देखो क्या कह रहा है ना। अरे भाई शेयर नहीं कर पा रहे हो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे। ग्रेडी होना अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है, सारी सक्सेस खुद ही रखोगे, शेयर करो भाई, बढ़ाओ। चलो देखो, इफ आई वर यू आई वुड हैव बीटन हिम, ये बात हो गई कहानी। रूल सेकंड पे आते हैं। रूल सेकंड कहता है कि व्हेन वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। पहली बात तो ये, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर लो भाई। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी माध्यम से हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई मैं बोल करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हाँ एक बात और, ठीक है, अगर हम जस्टिस नहीं कर पाते इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो हम कोशिश करेंगे कि उस पीडीएफ को हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में तोड़ सकें। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा हिंदी में कन्वर्ट कर पाना उतना संभव नहीं है, उतना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इतना फ्रेगमेंट कर सकें कि आप इजली इसको समझ सकें, ठीक है। दोस्त के बिना मन ही नहीं लगता तुम्हारा, हाँ यही यही ऑफिसर बन रहे हैं। चलो, व्हेन वर्ब्स ब्लेस, सेव। अब भाई देखो पहले क्या, व्हेन यानी जब, वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव आर यूज्ड। क्या कौन कौन सी भाई, ब्लेस, ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, ठीक, तथास्तु। चलो, सेव बचाना, ठीक है, अगर इसको वर्ब बोला जाए, ठीक है, वर्ब बोला जाए भाई। आपके कमेंट्स में बाद में पढ़ लूंगा वरना टॉपिक रह जाएगा, ठीक है ना। चलो, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम क्लियर आउट कर देंगे, ठीक। चलो, तो ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव, ये वर्ब है। लिव मतलब जीना, है ना, हेल्प मतलब सहायता करना, सेव मतलब बचाना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ठीक है, फिर वही चीज है, किसी को आशीर्वाद दे देना। उस कंडीशन में क्या है, अगर ये सारी वर्ब्स का यूज किया जा रहा है किसी स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन कंडीशन क्या है,
एंड इट इज डिनोटिंग, डिनोटिंग मतलब क्या दर्शा रहा है कि ये किसी की चाहत है, डिजायर है ना, या फिर विश है, दोनों वैसे एक ही बात है, इच्छा है। अगर ये चाहत और इच्छा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सेम सिमिलर रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला भाई। एस या एस मत लगा देना। दो रूल पढ़ रहे हैं, पहला है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट का, पहला हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट यानी इमेजिनेशन का क्या मतलब है। इमेजिनेशन का मतलब ये है कि आप कभी भी अगर इमेजिनेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं तो वहां पे वॉज का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में जाएगा। और अगर रूल 2 के हिसाब से ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव, ये आपके इस तरीके के वर्ब्स का यूज किया जाता है और वो वर्ब्स आपकी डिजायर शो करते हैं, इच्छा शो करते हैं, तो उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता। उसमें क्या होता है भाई, उसमें सेम उसी तरीके की कुछ स्टेटमेंट्स और आपके वर्ब जो है वो यूज किए जाते हैं। भाई देखो एक बात समझो, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो ये सारे आपके जो रूल्स हैं इनको आप लिखते चलिए, ठीक है, राइट इट डाउन, आप लिखिए। जब हम क्वेश्चन सामने आएगा तो इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, मैच द फॉलोइंग जैसे करते हैं ना वैसे मैच कराना पड़ेगा आपको लॉजिक, ठीक है। और मैच करा करके ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है, कहाँ एरर है, कहाँ करेक्शन करना है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं। अगर ऐसे बैठे रहोगे, बातें करते रहोगे, ठीक है, ऐसे थम्स अप दिखाते रहोगे बार बार वैसे दैट इज नॉट अ क्राइम, तो ऐसे करते रहोगे और ये छूटता चला जाएगा तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आई एम टेलिंग यू कि इन रूल्स को आप या तो नोट कर लीजिए या तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना करके कहीं लिख लीजिए, वरना पॉसिबल हो पाएगा तो किसी न किसी माध्यम से हम क्या करेंगे, इनका आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ जो भी है प्रोवाइड कराएंगे। ऑब्वियस है हमें आप पढ़ाने आए ना बेटा, तो हम आपकी प्रिपरेशन तो कराएंगे ही, इतना आप लोग जो हल्ला मजा करके रखे हो, ठीक है। क्या हो गया भाई, कौन है ये, राहुल यादव, कैसे कैसे लोग हैं इस क्लास में। भाई ऐसा मत बोलो, पढ़ा रहे हैं, लेट मी टीच, ठीक है, ठीक है जो भी है। चलो तो भाई स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं। गॉड सेव द क्वीन, है ना, किसको, रानी को बचाएं, गॉड सेव द क्वीन, क्या लिखा हुआ है, सेव। अब भैया यहाँ पे क्या है, सेव, सेव ही आया है। इसमें जल्दी से सब्जेक्ट ढूंढ डालो भाई, सब्जेक्ट बताओ जल्दी से। ये स्टेटमेंट है, किसकी बात कर रहा है, गॉड सेव द क्वीन, कौन है सेंटर ऑफ फोकस, जो बोल रहा है वक्ता है, ए कौन है ये, दौलत आर्या। माइंड योर वर्ड्स एंड माइंड योर कॉन्सेप्ट्स, जो भी आप बात कर रहे हैं पहले तो ध्यान दीजिए आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, क्लास में है, ठीक है। चलो भाई, गॉड सेव द क्वीन, यहाँ पे पहले तो सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा भाई, यहाँ तो देख लो, अभी यहाँ प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट में रहते नहीं, फ्यूचर चाहिए, पास्ट चाहिए, यहाँ पे देखो ना। चलो भाई देखो, गॉड सेव द क्वीन में जो मेन सेंटर ऑफ अटेंशन, भाई कोई बताएगा, यहाँ पे गॉड सेव द क्वीन एक स्टेटमेंट है, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट आपका, गॉड है ना, ऑब्वियसली किसने बताया भाई, अंकित कुशवाहा, वेरी गुड बेटा। गॉड सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटर ऑफ फोकस क्या है, गॉड है, जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है उसमें सेंटर ऑफ फोकस आपका गॉड है। क्रिया क्या है, सेव है। अब गॉड सिंगुलर है, सेव प्लूरल है कि नहीं है भाई, गॉड है, एस आई एस नहीं लगा वर्ब में, नहीं लगा ना, तो ये क्या है आपका, क्या क्वीन किसने बोला भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आप खुशी सिंह। क्वीन क्या है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिसीव करता है ना। और क्या है भाई, गॉड सेव द क्वीन, जो आपका सिक्योरिटी है वो कौन रिसीव कर रहा है, वो क्वीन रिसीव कर रही है। लेकिन किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम भाई, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काम करे, वो डूअर करे, काम करे, वो है आपका गॉड, सेंटर ऑफ फोकस आपका गॉड ही है। तो उस कंडीशन में क्या है, आपका सब्जेक्ट गॉड हो जाएगा, सेव द क्वीन, सेव आपकी वर्ब हो जाएगी, और ये जो वर्ब है सेव की आपकी, ठीक है, ये वर्ब कैसी है आपकी, ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना। अभी तो हमने पढ़ा था भाई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लगेगी नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो गया यहाँ से, है ना। तो ये क्या है, गॉड सेव द क्वीन में आपका सेव लगा हुआ है। तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा है वो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन वर्ब ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव आर यूज्ड, एंड वो डिनोट करती है डिजायर्स को, इच्छा को, तो वो उसी फॉर्म में रहती है, उसमें कोई एस या एस नहीं लगाना, उसमें किसी तरीके का कोई भी चेंज नहीं करना है। अरे बच्चे ही रह जाओगे क्या भाई राहुल, हाँ। चलो भाई, रूल 3, रूल फर्स्ट एंड सेकेंड, आर वी क्लियर विद दैट, थम्स अप भाई, जिसने भी अगर पढ़ा हो, वैसे जितने भी लोग हैं थम्स अप दीजिए ताकि हम उसको आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, रूल 3, इफ डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज अ मॉडल
इन अ सेंटेंस देन इट रिमेन्स प्लूरल। भाई मॉडल क्या होते हैं, है ना, डायरेक्टली अफेक्ट कैपेबिलिटी शो करने वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ब जो कैपेबिलिटी वर्ब बन जाओ, कैपेबिलिटी शो करें, कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, है ना। कोई भी अगर किसी काम को करने के योग्यता दिखाता है वो क्या है, वो आपके मॉडल्स हैं। और अगर डेयर एंड नीड ऐसे वर्ड्स मॉडल बन जाए, आर यूज्ड एज मॉडल इन द सेंटेंस देन इट रिमेन्स प्लूरल इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो क्या होता है भाई, अगर ये मॉडल की तरह काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये प्लूरल ही रहेंगे, सब्जेक्ट भले ही सिमिलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। थर्ड रूल है भाई, देखो सिंपल है, आपको रूल पता होने चाहिए। रूल पता होने के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है ओवरऑल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लॉजिक लगा लो, रूल याद कर लो, रूल समझ लो, आपका काम हो गया। इंग्लिश में 200 नंबर आपके पक्के, है ना। चलो, तो क्या है, इफ डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज अ मॉडल इन द सेंटेंस देन इट रिमेन्स प्लूरल इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तो भी अगर डेयर एंड नीड मॉडल की तरह यूज किया जाता है तो वो प्लूरल ही फॉर्म में रहेगा, वो किसी तरीके का उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं, ही नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है, कैपेबिलिटी दिखा रहा है, ही नीड, और नीड प्लूरल ही रहने वाला है, एस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर रूल फॉलो करते तो ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे नीड हो जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब कुछ हटा दें, सब कुछ, इसको मॉडल ना बनाएं और सिर्फ ही नीड लिखें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सॉरी थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है भाई। यहाँ लिखते हैं ही नीड लिखें तो ये तो गलत हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, नीड जो है वो मॉडल बन गया, तो उस कंडीशन में क्या है भाई, उस कंडीशन में ये प्लूरल ही रहने वाला है, इसमें कोई ऐसे नहीं लगाएंगे। और जनरल टर्म्स में हमें ही नीड्स करना पड़ेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ इसी तरीके से जाता है। भाई आर वी क्लियर? थोड़ा तेज बनो भाई, ओह सॉरी आप तो चैट में बताओगे ना, माय बैड। थोड़ा तेज बनो भाई, आप क्या हैं, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, यू आर फ्यूचर ऑफिसर्स, तेज बनिए। चलिए ठीक है, तो क्या है, ही नीड नॉट टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। नीड यहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटी शो कर रहा है, मॉडल बन रहा है। डेयर, शी अपोज यू, क्या है, कैपेबिलिटी बता रहा है उसकी, इतनी मजाल कि उसने तुम्हें अपोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, डेयर, क्या हो गया, मॉडल हो गया। मॉडल होने के बाद क्या हुआ भाई, ये प्लूरल ही रहने वाला है, सिंगुलर नहीं हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत भाई नहीं होगी, ठीक है, हो तो बताओ, है ना। चालू वालू मत बोलो भाई। चलो रूल 4 आ जाओ भाई, इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर यूज टू डिनोट सेम पर्सन और थिंग्स द वर्ब रिमेन सिंगुलर, ठीक है भाई। देखो ऐसा होता है कई बार ना, अब भारत जैसी देश या लिटरेचर आप पढ़ते हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, नो सर काजल डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, पिन इट डाउन अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिलहाल। हेलो, हाँ तो देखते हैं भाई, देखो रूल 4, if two different nouns are used to denote same person or thing the verb remains singular। बेटा अगर कोई इशू आ रहा हो स्ट्रीम में, ठीक है, अरे भाई माफ़ी गौरी सिंह, हम हिंदी में भी बात कर लेंगे आपके लिए, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आती है हिंदी भाई, ठीक है, या आदत हो गई इंग्लिश बोलने की, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। चलो तो रूल 4, इफ टू डिफरेंट, अगर दो विभिन्न प्रकार के नाउन, यानी जो आपके नाउन होता है, नाउन को तो नाउन ही कहेंगे ना भाई हिंदी में, नाउन आर यूज टू डिनोट सेम पर्सन्स और थिंग्स द वर्ब रिमेन सिंगुलर, ठीक है। अगर दो अलग अलग तरीके के नाउन जो है वो किसी एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हों तो उस कंडीशन में जो आपका सेम पर्सन और थिंग, यानी सेम पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर रहता है। अब देखो ऐसा है, प्लूरल बनने के लिए एस या एस की हमेशा जरूरत नहीं है भाई, देखो ठीक है ना, क्या है, प्लूरल बनने के लिए हमेशा एस या एस की तो जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे 5-6 बड़े बड़े टीचर खड़े हो जाएं, है ना,
तो आपको पता है सारे लोग मैक्सिमम सेंस पता चल रहा है भाई, प्लूरल है, 10-12 लोग खड़े हुए हैं, एक अकेला तो है नहीं, ठीक है। लेकिन उनके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग नाम से बुलाएंगे अपनी फैकल्टी की, भाई संजीव सर के नाम से बना बुलाएंगे, आप राजेंद्र सर के नाम से बुलाएंगे, विकास सर के नाम से बुलाएंगे, है ना। तो भाई तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, इफ टू डिफरेंट नाउन्स आर यूज टू डिनोट सेम पर्सन और थिंग द वर्ब रिमेन सिंगुलर। अगर एक ही पर्सन या थिंग को दो अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है लेकिन सेंस सेम है, ठीक है, तो ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है भाई, नाउन्स नेम होते हैं, नाम आइडेंटिफिकेशन, है ना, परिचय कोई देता है। जैसे आपका नाम मनीष राव है, वही आपका नाउन है। नाउन का मतलब होता है, नाउन आया है नोमेन से, और नोमेन का मतलब होता है नाउन और नेम, ठीक है, नाम। किसी भी चीज को अगर आप रेफर करते हैं तो वो नाम है और वही आपका नाउन है, ठीक है। सो लेट अस सी क्या कह रहा है भाई कि नाउन अगर ऐसा है जो कि सेम पर्सन या थिंग को डिनोट करता है, वहां पे वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है। जैसे अगर हम बोले द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड, हैज क्या है यहाँ पे, वर्ब है, पोएट एंड पेंटर। अब बेटा यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, एंड से डिराइव करते हैं कि हम दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कभी भी एंड से किसी फ्रेज को आपने सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता यह है कि आपको पता है कि दो अलग अलग चीजों के बारे में बात की जा रही है। एंड का मतलब क्या होता है, और, है ना, ये खा लो और ये खा लो, है ना, मतलब रोटी खा लो और सब्जी खा लो, रोटी और सब्जी अलग हो गई, ठीक है। लेकिन बेटा एक कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, जब भी आप इंग्लिश में यूज करते हैं किसी एक आर्टिकल को, कितने आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है, पोएट एंड पेंटर्स का यूज किया गया। एक सिंपल सी ट्रिक समझ लो, जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, ए हो, ठीक है, या एन हो, या तो द हो, जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है और साथ में एंड भी यूज किया गया है, और दो पर्सन के बारे में बात की, दो नाउन के बारे में बात की है, तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो एक ही होता है, अलग नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, देखो, द है, पोएट एंड पेंटर, ठीक है, ये क्या है, ये एक ही के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे एंड के बाद अगर वेयर एस, अगर हम उसके अपवाद में देखें, अगर हम देखें कि उसके अलग में क्या हो रहा है, तो द पोएट के साथ साथ अगर पेंटर के साथ भी एक आर्टिकल लगा दिया जाए, ठीक है, द पेंटर कर दिया जाए, यहाँ पे हम या तो स्टेटमेंट लिख दें, इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या स्टेटमेंट लिख दें, हम लिख दें द पोएट एंड द पोएट एंड द पेंटर। अब भाई यहां कंडीशन बदल गई, है ना। पहले क्या था, पहले क्या था, पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है द, और दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जा रही थी, यहाँ पे कंडीशन हो जा रही थी आपकी द पोएट एंड द पेंटर, यानी दोनों की बात अगर की जाए तो दोनों ही आपके सेम थे, है ना, क्योंकि एक आर्टिकल लगा हुआ है तो यानी एक ही की बात कर रहा है भाई, दोनों की क्वालिटी सेम है। लेकिन जैसे ही आर्टिकल चेंज हो गया, द पोएट एंड द पेंटर के लिए भी एक आर्टिकल लग गया, तो वहां पे कंडीशन हो गई डबल। अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर नहीं लग सकता, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या वर्ब लगा हुआ है, हैज, और हैज की जगह हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, हैव। द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड, ठीक है भाई। अब दो सब्जेक्ट हो गए, दो नाउन्स हो गए, ठीक है। अरे बेटा दो सब्जेक्ट होगा, अगर उस कंडीशन में टर्म्स अलग अलग है, दो सब्जेक्ट्स अगर हैं किसी स्टेटमेंट के अंदर, तो वर्ब किस सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं या लिखूं, मैंने लिखा भी था, ठीक है, कि द किंग गॉट नेड स्टार्क किल्ड एंड वेज्ड अ वॉर फॉट बाय मैनी वॉरियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे किंग जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, गॉट द नेड स्टार किल्ड एंड वेज द वॉर। अब इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, मल्टीपल वर्ब्स मिल जाएंगे, लेकिन वर्ब का एग्रीमेंट आपको केवल उस सब्जेक्ट के साथ देखना है
या करेक्शन उस सब्जेक्ट के साथ देखना है। स्टेटमेंट में क्लैरिफाई करता है ओवरऑल, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट बोला जाता है उसका सेंस होता है। संदीप कुमार, आई कैन नॉट हेल्प दैट बेटा, मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आफ्टर दैट जो देख लो आप आगे। चलो ठीक है, तो फिलहाल अगर कभी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है, नहीं बेटा आई एम नॉट इग्नोरिंग यू स्वाति सिंह, मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना और मल्टीपल कमेंट्स को आंसर करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं तो वर्ब्स जो हैं वो मल्टीपल नहीं जाती, मल्टीपल डायमेंशन में नहीं जाती, वो किसी एक स्टेटमेंट से में किसी एक सब्जेक्ट के साथ अलाइन होती है, उसको फाइंड करना ही हमारा काम, ठीक है। अब किसी स्टेटमेंट को, अब जनरली क्या होता है, जैसे ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम मेन सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, कब मेन सब्जेक्ट फाइंड आउट हो उसके भी रूल्स आगे हमने लिखे हुए हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ से पहले जो भी टर्म है जनरली उसको मेन सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि वर्ब जो है ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट के साथ ही जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे रूल्स एंड आपको जो नॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जो कस्टम्स हैं आपके ग्रामर के साथ देखने को मिलेंगे, सब रखिए। वी आर एक्चुअली गोइंग, हाँ बेटा क्वेश्चन हम करा देंगे, फिलहाल के लिए तो आपके पास ये जो रूल्स हैं वो ज़रूरी हैं, बिना रूल्स के बिना हथियारों के आप लड़ेंगे कैसे, है ना। दैट इज़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ़ यू अलाउ मी मे आई ड्रिंक सम वाटर, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, सो इफ़ यू अलाउ मी प्लीज़। हाँ भाई, तो द पोएट एंड द पेंटर्स हैव डाइड, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट रहा, जब भी सब्जेक्ट में दा लगा हुआ है या कोई आर्टिकल लगा हुआ है और वो आर्टिकल कॉन्टिन्यूएशन में कंटिन्यू चल रहा है, एंड लगा दिया, आर्टिकल पहले लगा हुआ है, तो वो क्या है, वो समझ जाओ भाई, मोस्ट ऑफ द केसेस, भाई हर जगह नहीं कह रहे, अपवाद होंगे, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो दोनों ही एक के लिए बात की जा रही है। अपवाद कैसे होते हैं भाई, अब दो अलग अलग क्या कहते हैं टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है, कोई लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। अब ऐसे में अगर एंड लगा दिया बीच में और आप कहें कि नहीं नहीं भाई आर्टिकल लगा हुआ है या कुछ ऐसा कंडीशन है, ऐसा होता नहीं, रेयर है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उस कंडीशन में आप कहें भाई ऐसा सर ने बताया था, हम ऐसा करके चले आए, गलत हो गया, तो सब रखिए, विल सी, रुको ज़रा, ठीक है। चलो देखें, तो हमारा पहला क्या है, दा लगा हुआ है, पोएट एंड पेंटर लगा हुआ है, हैज़ डाइड, हैज़, लेकिन अगर यहाँ पे द पेंटर होता तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है आपका उस कंडीशन में होगा आपका डबल सब्जेक्ट, और उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो हमको पढ़ना था फिलहाल। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज आ गया भाई, ठीक है बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल जो कलेक्टर हैं वो टूर पे। फिर यहाँ पे देखो द प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा हुआ है, सॉरी इसको रब कर देते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली सी इट क्लियरली, ठीक है भाई। देखो जिसको क्लास में केवल इंग्लिश से प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो लिख दीजिएगा कि वी वांट हिंदी, आई विल रीड योर कमेंट्स, एंड वो कमेंट्स जो है, ठीक है, वो कमेंट्स में पढ़ करके आगे अपनी क्लास को कंस्ट्रक्ट कर पाऊंगा, ताकि मुझे पता चले भाई कि हमको आपसे कम्युनिकेट कैसे करना है। देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्यों, क्योंकि आप इंग्लिश ही पढ़ने आए हैं भाई, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, तो मैं आपके हिसाब से चलूँगा, ठीक है। अगर आपको हिंदी में कन्वीनियंस है तो हिंदी यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम एक कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म बना सकें, बाइलिंगुअल एक डायमेंशन बना सकें जहां हम अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। हमको इंग्लिश रट्टू तोता नहीं बनना है, हमको अंग्रेज़ नहीं बनना है, हमें इंग्लिश समझनी है, ठीक है। तो आप बताइए ज़रूर, हाँ ड्रीम आईएएस मोटिवेशन आपने हिंदी बोला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीपीटी जो हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर, क्या लिखा हुआ है भाई, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एंड एडिशनल कलेक्टर भी हैं,
ठीक है। कैसे पता कि ये दोनों एक ही व्यक्ति है? क्योंकि यहाँ पे दा लगा हुआ है और एंड के बाद किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। पहला केस तो हमारा डायरेक्ट हो गया, तो हमारा कंटिन्यूएशन में चलेगा और यहाँ पे हम वर्ब जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे रूल के हिसाब से? वो लगाएंगे सिंगुलर, क्योंकि ये दोनों एक ही व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है। हिंदी वाले फालतू हैं? नो सर, समझ आ रहा है, इट्स ओके। चलो, तो रूल 5, कोई फालतू नहीं बेटा, सबकी भाषा का और सबकी क्या, भाषा तो अपनी भी है, सबकी भावनाओं का सम्मान करिए, क्योंकि हम सब साथ हैं। ठीक है, वी आर ग्रुप, हम क्लासरूम है। क्लासरूम का मतलब क्या है कि हम साथ हैं। हाँ यस सर, आई वांट हिंदी। मैं क्लास के बाद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, प्लीज़ उस पर आप ज़रूर डाल दीजिए। ठीक है, कि आपको क्या चाहिए उसमें, क्या आप कमी लग रही है, क्या जो है आप अप्रोच रखना चाहते हैं। ठीक है, तो रूल 5, व्हेन टू नाउन्स विच हैव सिमिलर मीनिंग आर यूज्ड टू एनहांस ईच अदर द वर्ब रिमेन सिंगुलर। ठीक है भाई, देखो द थिंग इज, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, हमको क्वेश्चन इसको सॉल्व करने हैं बेटा, आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन द थिंग इज कि जो ये आपका कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये अराउंड 50 रूल्स प्लस है, 50 से भी ज़्यादा रूल्स हैं। ठीक है, अब जब तक ये रूल्स नहीं हो पाएंगे तब तक तो हम आपको क्वेश्चंस भी नहीं करा सकते ना। थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है बेटा, दैट इज द थिंग कि हमें इसे फ्रेगमेंट करना पड़ रहा है। कोशिश ये थी कि वन शॉट में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा खत्म कर दे, लेकिन खत्म नहीं करना है, समझाना है ना, ताकि आपको आए, कुछ समझ में आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनडीए फर्स्ट देने वाले हैं, उस कंडीशन में हम क्या करें भाई, उनको सामने से निकाल थोड़ी देना है, सिलेबस थोड़ी दिखाना है, हमको समझाना है। ठीक है, ना समझ में आए तो स्लो करेंगे स्पीड, आप बताइए किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमें उसे समझते हुए चलना है। तो हम क्लासेस अपनी फ्रेगमेंट करके लंबी कर देंगे। ठीक है, हम कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्वेश्चन मिल सके, लेकिन हम कोई कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकते, दैट इज द थिंग। ठीक है, और उसको हम बिना छोड़े आगे मतलब बिना किए आगे नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, when two nouns which have similar meaning, रूल नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है, जब दो नाउन्स हों, दोनों के सेम मीनिंग हो, आर यूज टू एनहेंस ईच अदर, एक दूसरे की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। एनहेंस करने का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे की क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है, आपके दो नाउन्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं सिमिलर मीनिंग में। उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि साथी सबके होते हैं, दोस्त सभी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो एक दूसरे को दोस्त बना करके रखे हुए हैं, वो एनहेंस करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटी को दर्शाते हैं। और ऐसे नाउन्स के साथ हम जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई। अब भाई देखो, ऐसा है सिमिलर मीनिंग, पहले तो वर्ड पकड़ो, क्या लिखा हुआ है, सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग मतलब एक जैसे उसके अर्थ होने चाहिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है स्कीम एंड प्लान। जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी ना, वहाँ पे एक स्टेटमेंट में रानी जो थी वो बोलती है वो बौने से कि यू आर स्कीमिंग एंड प्लानिंग, तो वो बताता है उसको डायरेक्टली, भाई इंग्लिश में बताया उसने कि स्कीम एंड प्लान्स दोनों एक ही शब्द है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, स्कीम एंड प्लान दोनों क्या है, सिमिलर मीनिंग रखते हैं। अब सिमिलर मीनिंग ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। ठीक है, द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी के जो स्कीम है, जो प्लान्स हैं, ठीक है, मेरी जिंदगी की जो प्लान्स है, जो स्कीम है, वो डिफर करते हैं। डिफर करने का मतलब क्या भाई, डिफर करने का मतलब विभिन्न है, वो अलग हैं, तुमसे नहीं मिलते जुलते, मेल नहीं खाते हैं। और डिफर्स क्या है, डिफर्स यहाँ पे एस लगा करके हमने क्या बना दिया, एस लगा करके बना दिया इसको सिंगुलर, क्योंकि डिफर होता तो ये क्या होता, प्लूरल होता। वर्ब एंड सब्जेक्ट का एग्रीमेंट याद कर लीजिए, और इसी के साथ ये क्या बन गया, ये सिंगुलर वर्ब बन गया। तो हमारा रूल जो है जस्टिफाई हो गया। हमारा रूल कहता है व्हेन टू नाउन्स, दो नाउन हो, स्कीम एंड प्लान दोनों नाउन है, नाम है किसी चीज के, विच हैव सिमिलर मीनिंग, जिनका सिमिलर मीनिंग होता है, आर यूज टू एनहेंस ईच अदर। ये अच्छा लग रहा है, स्कीम एंड प्लान्स बोलने में अच्छा लग रहा है ना, एनहेंस कर रहा है, जरूरत नहीं थी। ठीक है, जरूरत नहीं थी। ठीक, एनहेंस करने के लिए, एक बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, स्कीम एंड प्लान का यूज कर दिया। इसीलिए ये क्या है, सिमिलर मीनिंग होने के बावजूद यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम डिफर्स, यानी हम सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो, हिज अथॉरिटी एंड कमांड। अब अथॉरिटी और कमांड दोनों एक ही होता है भाई,
है ना। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, आधिपत्य। कमांड मतलब क्या होता है, आधिपत्य। कमांड मतलब क्या, किसी को ऑर्डर दे देना। ऑर्डर कौन देगा भाई, ऑर्डर वही देगा जिसका आधिपत्य हो, जिसका अधिकार हो, है ना। अब दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम नाउन है। और सेम नाउन होने का मतलब क्या है, इज इंडीड ग्रेट, यहां पे वर्ब लगा हुआ इज, ठीक है। हिज अथॉरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट, सचमुच। इंडीड का मतलब क्या होता है, सचमुच, है ना। इंडीड बोला जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। वास्तव में वो दोस्त है जो आपकी जरूरत में काम आता है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इंडीड यूज किया हुआ है, इंडीड ग्रेट, यानी उसकी अथॉरिटी और कमांड क्या है, उसकी अथॉरिटी और कमांड ग्रेट है, सचमुच ग्रेट है, ये बात बोली गई। और यहाँ पे क्या है, दो नाउन का यूज किया गया है, दोनों एक दूसरे को एनहेंस कर रहे हैं। और एनहेंस करने का काम क्या कर रहा है, एनहेंस दोनों का सिमिलर मीनिंग है फिर भी कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर मीनिंग है। भाई भूख लगी है तो आप लोग खाना वाना खाइए यार, चैट में क्यों बोल रहे हैं, है ना। चलो रूल 6, इफ टू नाउन्स, 10 ही रूल पढ़ेंगे भाई, परेशान मत हो, 10 रूल पढ़ करके पैकअप कर देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक। चलो रूल 6, इफ टू नाउन्स विच आर नॉट सिमिलर इन मीनिंग बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो फ्री में मिल जाए, है ना, फ्री में मिल जाए, ठीक है। क्या होता है भाई, शादी ब्याह होता है, शादी करने के बाद हस्बैंड जो है वाइफ को लेकर के आता है, फ्री में क्या मिल जाता है, सोफा सेट, टीवी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे पानी जो है तो 5 स्टार रेस्टोरेंट है, और कुछ तो देने नहीं वाले, जहर तो देंगे नहीं, है ना, उनको उनसे वो तो निकलता नहीं, पानी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, ठीक है, पानी ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इफ टू नाउन्स विच आर नॉट सिमिलर, अभी क्या है, नॉट सिमिलर, वर्ड पकड़िए भाई, क्या है, नॉट सिमिलर, सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है, इन मीनिंग, अर्थ में, यानी उनका जो अर्थ है, उनका जो अर्थ है वो क्या है, वो सेम नहीं है, बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, आते साथ में ही है ना, ठीक है। आते साथ में ही है, ठीक है। अब भाई देखो ऐसा है, तुमको लग रहा है बकैती कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, खैर छोड़ो। If two nouns which are not similar in meaning but are complementary to each other are used in a sentence, then the verb for such subjects remain singular. सीधी बात याद कर लीजिए, अगर दो नाउन हैं जो यूज किए जा रहे हैं किसी एक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, जिनका मीनिंग सेम नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब जैसे हम कहते हैं ब्रेड एंड बटर, है ना, क्या खाते हो सवेरे सवेरे नाश्ते में, ब्रेड एंड बटर। अभी किसी को भूख लग रही थी ना, बंद मक्खन, ठीक है, वो क्या है, बंद और मक्खन अलग अलग मीनिंग रखते हैं ना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, पेयर बनाते हैं, एक साथ ही तो खाया जाता है, ठीक है। अब एक साथ खाया जाता है कि नहीं खाया जाता वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो बंद मक्खन जो है वो फेमस हुआ, ब्रेड एंड बटर जो है वो फेमस हुआ, ठीक है, बंद मक्खन जो है वो फेमस हुआ, उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में आपका वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एक साथ आता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एक साथ आ जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे नाउन्स, दो नाउन्स, भाई ब्रेड एंड बटर दोनों नाउन है ना, नाम है किसी चीज का, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम है। इज अ गुड ब्रेकफास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की हुई है, सिंगुलर वर्ब यूज करने के पीछे कारण क्या है, दो हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है, ब्रेड एंड बटर दो हैं, है ना भाई, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, और अगर दो हैं, ठीक है, उस कंडीशन में भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो रूल हमारा जस्टिफाई करना चाहिए, क्या भाई, देखो दो नाउन यूज किए गए हैं जिनकी मीनिंग सेम नहीं है बट फिर भी वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ ही उनका पेयर बनता है, जोड़े में आते हैं, अकेले नहीं आते, वो क्या है, वो है आपका सिंगुलर वर्ब का मोहताज, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, जैसे है ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन है भाई, कौन सर की तरह लग रहा है भाई, छोड़ो, हाँ, तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड, भाई जो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का कंटेक्स्ट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे वरना क्लास छूट जाएगी, ठीक है, बातें करने के लिए बहुत समय है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वी विल एक्चुअली डू दैट, बैठ करके आमने सामने, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेड एंड बटर क्या है भाई, दोनों का मीनिंग अलग है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, एक साथ ही आता है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स में क्या है, आयुष इफ यू हैव अ डाउट टाइप दैट, मैं बाद में देख लूंगा या अभी अगर मुझे नजर आ गया देख लूंगा, आई एम लुकिंग एट योर मैसेज, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होने के साथ साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं,
ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अब देखो एक बात बताओ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये क्या है, ये एकदम अपोजिट है, ठीक है, क्या है, एकदम अपोजिट है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी इज अ गुड हैबिट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है। अब अपोजिट होने के बावजूद ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक फ्रेज है जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है, एक साथ ही बोला जाता है। ये क्या है, एक make the man healthy, wealthy and wise, yes obviously, and it can also make you an officer, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, भाई यहाँ पे वर्ब जो लगी हुई है सिंगुलर फॉर्म में लगी हुई है, और ठीक है क्या लिखा हुआ है, अपोजिट सेंस में बात हो रही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जो साथ आते हैं, पेयर में आते हैं, हमने पहले ही बात की। और ऐसा जब भी कंडीशन होगा तो वर्ब कैसी लगेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर लगेगी। खैर अच्छा एक बात बताओ, आप सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको सब्जेक्ट ढूंढना आ रहा है, हाँ सबको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट ढूंढना है हमको, कैसे सब्जेक्ट ढूंढना है, तो कोशिश करिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करिए कहाँ से सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है भाई। मेन फोकस जो आपको स्टेटमेंट में दिख जाए, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़िए, ठीक है भाई। देखो जब मैंने स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, मैंने जब ग्रामर स्टार्ट किया था बहुत सालों पहले, तो मुझे सब्जेक्ट ढूंढने में परेशानी होती थी, ठीक है। जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय पे भी मेरे पास एक कंसर्न ये था कि मुझे सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत हो रही, लेकिन जब मैंने उसका लॉजिक समझना स्टार्ट किया तो सब्जेक्ट धीरे धीरे आते रह गए, ठीक है। तो सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, ऑब्वियस है। अब हम दो रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनका नाम ही नहीं पता है तो कहाँ से ढूंढेंगे भाई, है ना, ढूंढते चले जा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या है, हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना बहुत जरूरी है। जिसको नहीं आ रहा हो वो रोक करके बार बार अरे बेटा यू आर सुपरस्टार, हमें मालूम है आपको बहुत आता है, ठीक है, लेकिन आपके साथ ही है ना, हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन है, तो हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। लेट अस सी, तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। आ जाओ रूल नंबर 7 पे, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड, ठीक है, क्या है, दो और दो से ज्यादा नाउन जो है वो ज्वाइन कर दिए गए विद द हेल्प ऑफ ईदर और नीदर नॉर। अब भाई ईदर और नीदर नॉर, मैं अभी बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गुड मॉर्निंग बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ईदर और नीदर नॉर हमेशा ही इससे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, जनरली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके सेंट्रल के सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 3 स्टेप में 3 रूल्स आपको नीदर एंड नॉर के ध्यान रखने हैं। पहला देख लो, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ईदर और नीदर नॉर देन द वर्ब इज अरेंज विद रेफरेंस टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। पहला काम क्या है, किसके रेफरेंस में, पहली बात तो ये ईदर का मतलब क्या है और नीदर का मतलब क्या है, ठीक है। नीदर नॉर भाई यूज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ, तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या भाई, देखो ईदर या तो ये है या तो वो है ना, दो स्टेटमेंट है, या तो मैं पढ़ा रहा हूं या तो कोई और पढ़ा रहा है। नीदर, ना तो मैं पढ़ा रहा हूं ना तो वो पढ़ा रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, सिंगुलर की तरफ जा रहे हैं ना, है ना, किसी एक को ही तो चूज कर रहे हैं, दो के बीच में ही तो कंपैरिजन हो रहा है। तो दो सब्जेक्ट आने कंफर्म डन, लेकिन दो सब्जेक्ट में से आप किसको सब्जेक्ट मानेंगे और किसके साथ वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, तो याद रख लो ट्रिक, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ईदर और नीदर नॉर देन द वर्ब इज अरेंज्ड विद द रेफरेंस टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सबसे पास का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब के, किसके, वर्ब के, तो सबसे पहले वर्ब ढूंढ लो भाई। हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, वर्ब कहाँ है, वर्ब मार्क करी हुई है आपके लिए सीधे सीधे, वॉज, है ना। अब वॉज प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी ये कौन डिसाइड करेगा, है ना। हाँ बेटा इधर और पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे और यूज किया गया है, ठीक है, ईदर यूज किया गया है, नीदर यूज किया गया है, दोनों की हम बात करेंगे, कंपैरिजन की बात कर रहा है, और नीदर ईदर तीनों कंपैरिजन की बात ही करता है। इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में हम बात करें जल्दी से, तो ईदर सीता और राम वाज प्रेजेंट। अब भाई राम क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना। वर्ब यहाँ पे है, वर्ब यहाँ पे है, वर्ब के लास्ट में क्या है, मतलब पास में नियरेस्ट में क्या है, वुमेन है। अगर ये वुमेन होता, ठीक है, क्या होता, वुमेन, तो उस कंडीशन में क्या होता भाई, वुमेन प्लूरल होता है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे वॉस की जगह क्या हो जाता, यहाँ पे वर हो जाता,
लेकिन क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। डन। इधर सीता और राम वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब इधर सीता और राम, या तो सीता प्रेजेंट थी या तो राम प्रेजेंट था। राम ऑब्वियस में सिंगुलर है और वर्ब के सबसे पास में है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर है। क्लियर है कि नहीं? आ जाओ, नीदर का यूज करते हैं, नीदर ही नॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब भाई चेंज कर दिया डिग्री, चलो ठीक है, स्टेटमेंट खुद बना के लाया हूं, देखो ध्यान से। नीदर ही, वह, नॉर दे, ठीक, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब भाई यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, दे है। दे किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है ना, तो प्लूरल के लिए अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप आर का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। आर और वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। इसका यूज करके आप क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि नीदर ईदर में क्या कंडीशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल और नीदर ईदर का यूज जब भी होता है और दो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसमें जो नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम रेफरेंस मानते हैं, और उसी के रेफरेंस में वर्ब की जो हम डिग्री होती है, सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी होता है, उसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, अब नीदर ईदर के कुछ और दो कंडीशंस हैं, इसको जल्दी से पढ़ते हैं, ठीक है। नीदर और ईदर के दो कंडीशन क्या है, पहला देखो नोट पे, पहला है व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ठीक है, दो डिफरेंट नाउन है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, है ना। दो डिफरेंट नंबर्स मतलब एक सिंगुलर है बाकी प्लूरल है, दो नाउन है, एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, ठीक है। वन इज सिंगुलर वाइल अदर इज प्लूरल, जबकि एक सिंगुलर है और जबकि दूसरा प्लूरल है। आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, कैसे यूज किया गया है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। देन द मेन सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड प्लूरल एंड वर्ब इज अरेंज इन सेम कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल कहलाता है, और उसी को हम उसी के कंटेक्स्ट में जो वर्ब है उसको यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है भाई, फिर से देखो, व्हेन टू डिफरेंट नाउन्स, दो विभिन्न तरीके के नाउन डिफरेंट नंबर्स में हों, अलग अलग नंबर्स में हों, यानी दो लोग खड़े हैं, एक सिंगुलर का ग्रुप एक प्लूरल का ग्रुप, दोनों को ही सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, दोनों एक ही डिग्री में हैं, ठीक है, और डिफरेंट नंबर्स, वन इज सिंगुलर व्हाइल अदर इज प्लूरल, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, देन द मेन सब्जेक्ट इज कंसीडर, मेन जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल, एंड वर्ब इज अरेंज इन द सेम कंटेक्स्ट, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानते हैं और वर्ब को उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसी कंडीशन में हम पिरो देते हैं, उसी कंडीशन में फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या है स्टेटमेंट देखो, फॉर एग्जांपल नीदर द प्रिंसिपल, क्या लिखा हुआ है, नीदर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, एक है, नॉर द टीचर्स, नॉर द टीचर्स, ठीक है, वह प्रेजेंट देयर। भाई देखो वर्ब है, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, तो भाई मेन क्या हो गया भाई, टीचर्स क्या है, वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। फिर इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैव, भाई फ्रेंड्स के साथ क्या लगा, हैव। अब भाई ऑक्सिलरी वर्ब है, याद रख लो, हैव के लिटरल मीनिंग होते हैं, हैव अलग अलग तरीके से यूज की जाती है, हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, और इसको हम हैड पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, और जब भी हैड आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो हैड कभी भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब आपका कौन से फॉर्म में होगा, सिंपल वर्ब टू, है ना। चलो, तो क्या कह रहा है फिलहाल इस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। कह रहा है इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स, भाई देखो ध्यान से देखो, ठीक है, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लगा हुआ है यानी बहुत सारे दोस्त जो रमेश के हैं उनकी बात कर रहा है। हैव स्टोलन द वॉच, मेन वर्ब क्या है, फ्रेंड्स है, और हैव स्टोलन द वॉच, इसमें एक कंडीशन और है कि अगर ये प्लूरल होता है तो प्लूरल ही कंडीशन मानी जाती है, प्लूरल ही कंडीशन को हम आपके सब्जेक्ट कंडीशन करते हैं। जब भी दो सब्जेक्ट हों, दो सब्जेक्ट जो कि नीदर से जोड़े गए हैं और उसमें एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल है, तो प्लूरल को ही ऑफन आप मेन सब्जेक्ट मानते हैं, प्लूरल को ही क्या मानते हैं, मेन सब्जेक्ट मानते हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, आप किसको मेन सब्जेक्ट मानेंगे, आप मेन सब्जेक्ट प्लूरल को मानेंगे, ठीक है।
तो प्लूरल को जब भी मेन सब्जेक्ट मानेंगे तो फ्रेंड्स के साथ आप प्लूरल वर्ब लगा देंगे और टीचर्स के साथ आप प्लूरल वर्ब लगा देंगे, और कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो रूल है वो जस्टिफाई हो जाएगा। चलो सेकेंड कंडीशन, सेकेंड नोट देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट, फिर से आ गया भाई, दो और मोर है ना, या तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, कंडीशन तोड़ो, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स है, आर जॉइंड विद ईदर और नीदर नॉर, यानी वो तो कंडीशन हमें मालूम है, या तो ईदर और या तो नीदर नॉर से जोड़ा गया है, बट द सब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हैं। भाई याद रखो डिफरेंट पर्सन क्या होता है, आपने पढ़ा है आई मी अस वी है ना, इट दे, ये सारी क्या है, डिफरेंट पर्सन होता है, तीन पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपको मालूम है वो सारी चीजें, ठीक है, नहीं मालूम है तो हम क्लासेस जब लेंगे तो उसमें और क्लियर होगा। डिफरेंट पर्सन, देन द वर्ब इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, फिर से वही बात आ जाएगी, अगर डिफरेंट पर्सन होते हैं तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ फिर से अरेंज किया जाएगा। जैसे देखो ईदर यू और आई, अब भाई यू और आई जो है सेम नहीं, सेम पर्सन में नहीं, यू सेकेंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो नियरेस्ट कौन है भाई, नियरेस्ट एम के आई है, और आई के हिसाब से ही लिख दिया, यू के साथ इसने नहीं लिखा, एम सिंगुलर वर्ब है ना, और आई क्या है, आई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर फॉर्म की हम बात करते हैं तो आई जो है वो झुक जाता है ना, पुष्पा यहाँ पे झुक जाता है, यहाँ पे क्या ले लेता है, एम यूज करता है, उस कंडीशन में यू के साथ नहीं, हम एम के साथ, आई के साथ एम का जो है वर्ब का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके से हम स्टेटमेंट अपना देते हैं। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यू या तो तुम या तो रमेश, अब भाई रमेश देखो भाई, रमेश क्या है, जो नियरेस्ट है, वर्ब के कौन पास में है, रमेश है ना, कौन है पास में है, रमेश, और यू भी है एक सब्जेक्ट और रमेश भी है सब्जेक्ट, रमेश सिंगुलर में है लेकिन वर्ब के पास में है, तो वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई, इज हो गई, ठीक है। ओवरऑल यू से यहाँ पे कोई लेने देना नहीं, यू को बेगाना कर दिया गया है, यहाँ पे यू को जमात से बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल रमेश क्या है, रमेश पास है वर्ब के, ठीक है, वो नियरेस्ट है, क्लोज है, इसीलिए रमेश के अकॉर्डिंग जो है वो आपका इस चलता है। भाई ग्रुप में तीन दोस्त हैं लेकिन दो बेस्ट फ्रेंड हैं, तो बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से ही कौन चलेगा, बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से ही आपकी क्रिया चलेगी, वर्ब चलेगी। चलो रूल नंबर 8 आ जाओ, जल्दी से 3 रूल और बचे हैं भाई, कर लेते हैं, और क्लास जो है लेंदी हो रही तो हम जल्दी जल्दी आपको मुक्त करेंगे, ठीक है। चलो रूल 8, When a collective noun is used, भाई कलेक्टिव नाउन याद रख लीजिएगा, पहली बात तो ये कलेक्टिव नाउन समझ लीजिए, आप कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म को कलेक्टिव नाउन नहीं बोलेंगे, है ना। कलेक्टिव नाउन हमेशा एक कलेक्शन के नाम को कहते हैं, कभी भी कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म को नहीं कहते। जैसे आप स्टूडेंट है, भाई बहुत कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट का अगर हमने स्टूडेंट्स कर दिया तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, स्टूडेंट्स का कलेक्शन यानी क्लास वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। और जब भी हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट देन वर्ब रिमेन्स सिंगुलर, क्योंकि कलेक्शन एक ही होता है, कलेक्टिव नाउन मतलब एक कलेक्शन, आर्मी मतलब एक, क्लास मतलब एक, अगर क्लासेस लिख दिया तो वहां पे वो प्लूरल कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, वो टर्म्स आपके अलग हो जाते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप बात करें कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, भाई देखो इसका मतलब समझ लो, कमेटी क्या होता है भाई, जहाँ कमिश्नर्स बैठते हैं वही कमेटी है ना, कमीशंस बैठते हैं। आर्मी क्या होता है, सोल्जर्स, जहाँ पे सोल्जर्स का कलेक्शन। क्राउड क्या है, पीपल, लोगों की भीड़ है ना, पर्सन की भीड़ क्राउड है। मॉब भी लोगों की भीड़ है लेकिन मॉब जो होती है अनऑर्गेनाइज्ड होती है। भाई दोनों में डिफरेंस समझ लो, आपके वोकैब का भी पार्ट है, ठीक है, वोकैब का पार्ट क्या कहता है, मॉब और क्राउड में डिफरेंस क्या है। क्राउड मतलब होता है भीड़, और मॉब मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ यानी अनियंत्रित भीड़। मॉब क्या होती है, मॉब लिंचिंग सुना है, मतलब जो भीड़ है उग्र हो जाए और उग्र होने के बाद क्या करे, किसी को मार दे। तो मॉब जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। क्राउड और मॉब में यही डिफरेंस है, बाकी दोनों लोगों की भीड़ होती है। भाई सोसाइटी आपको मालूम है क्या होता है, असेंबली मतलब झुंड, सॉरी इकट्ठा होना,
है ना। पार्लियामेंट, अब भाई पार्लियामेंट दो वर्ड होता है, आपको यही बता दे रहे हैं, पार्लियामेंट होमोनिम है, याद रख लीजिए, ठीक है। एक तो पार्लियामेंट आपने पता है सभा होती है, आपने सुना है, पार्लियामेंट एक होमोनिम है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउल्स होते हैं ना, OWLs, है ना, आउल्स होते हैं, आउल की जो कलेक्शन होती है, जो ग्रुप होती है, उसको हम क्या कहते हैं पता है, पार्लियामेंट। बड़ी बेइज्जती वाली बात है, लेकिन फिर भी आउल की जो हमारे ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, पार्लियामेंट। काउंसिल, क्रू, स्टाफ, ज्यूरी, फ्लीट, मेजोरिटी, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन हैं। और इस तरीके के नाउन जब भी यूज होते हैं तो क्या किया जाता है, इस तरीके के नाउन जब भी यूज होते हैं तो आपका जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। द पार्लियामेंट हैज पास द बिल, आर्मी मार्चेस, अब भाई मार्चेस क्या है, सिंगुलर है, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मार्चेस टूवर्ड्स द रेड फोर्ट। द मोब मूव्स टूवर्ड द पार्लियामेंट, मोब जो है वो पार्लियामेंट की तरफ जाती है, ठीक है। चलो भाई रूल नंबर 9 जल्दी से, भाई तुम्हारी क्लास लगी हुई है इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 9, सम नाउन विच अपीयर्स टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर इन एक्चुअल गेट्स सिंगुलर वर्ब। भाई देखो कुछ हैं जो छुपे हुए हैं, असैसिन है, असैसिन मतलब पता है क्या होता है, छुपे हुए हत्यारे जो होते हैं, ठीक है, या फिर मर्डरर्स जो कहते हैं, या फिर जिनको सीक्रेट एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे सीक्रेट एजेंट्स हैं, सम नाउन्स विच अपीयर्स मतलब लगते हैं, टू बी प्लूरल, देखने में तो वो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते कैसे हैं, वो सिंगुलर होते हैं, उनको भी सिंगुलर वर्ब ही मिलेगा। भाई देखो तुम चाहे जितना बच लो लेकिन हमें मालूम है तुम क्या हो, और हम तुम्हें वही देंगे। राहु केतु वाला कंडीशन है ना भाई, राहु केतु क्या करने गए थे, अमृत पान जब हो रहा था, अमृत जब सागर मंथन हुआ था तो वो देवता बन के चले गए थे, लेकिन मालूम था विष्णु भगवान को कि भाई क्या है, आप राक्षस है, वही कंडीशन यहाँ पे है, भाई आप बन जाइए कितना भी प्लूरल, हमें मालूम है आप सिंगुलर है तो हम आपको क्या देंगे, सिंगुलर वर्ब ही देंगे। चलो, some noun which appears to be plural but are singular in actual gets singular verb. For example, no news। अब भाई न्यूज क्या है, न्यूज कभी भी न्यू नहीं लिखा जा सकता, है ना, न्यू कभी भी न्यू नहीं लिखा जा सकता, ऑलरेडी ये एस यहीं पे लगता है ना, तो नाम में ही आता है, ये बॉर्न ही हुए हैं, पैदा ही हुए हैं उस टाइटल के साथ, है ना। कुछ लोग होते हैं ना राजा कुंवर, इस नाम के साथ टाइटल के साथ पैदा होते हैं, वैसे ये न्यूज ये टाइटल के साथ पैदा हुए हैं भाई, ये एस इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इनसे आप छीन नहीं सकते, छीन लोगे तो न्यू मतलब नया हो जाएगा। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, फिजिक्स को आप नहीं चेंज कर सकते भाई, इनिंग्स, इस तरीके के कुछ आपके वर्ड्स। अच्छा मैं आपको पीपीटी बना के आप इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, जब नाउन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको मैं बताऊंगा, ओवरऑल जो PDF वगैरह वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनके साथ जो आपकी वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है, आपकी सिंगुलर यूज होती है, ठीक है, वाज, ठीक है, इस वॉज इस तीनों में यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। लास्ट रूल है, जल्दी से पढ़ लो, ठीक है। व्हेन कंजक्शन लाइक बिसाइड एज वेल एज, भाई देखो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन मतलब जोड़ना, ठीक, वही कॉपला वाला काम करता है, आपको मालूम है कंजक्शन मतलब जोड़ना। अब व्हेन कंजक्शन लाइक बिसाइड एज वेल एज एंड नॉट, कैसे, बिसाइड मतलब साइड में बैठा हो, बिसाइड मतलब क्या होता है, साइड में, एज वेल एज, ठीक है, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर, यूज टू, जॉइन, टू सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट हैं और उनको ज्वाइन करने के लिए ये महानुभाव यूज किए जा रहे हैं भाई, महानुभाव बैठे हुए हैं, बिसाइड लिख दिया, एज वेल एज लिख दिया, नॉट लिख दिया, इन एडिशन लिख दिया, लाइक लिख दिया, ये सारे लोग हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में used to join two subjects, then verb is used according to the subject which comes prior to these conjunction, यानी उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी जो इस कंजक्शन के पहले आया है, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। क्या है, उस कंजक्शन के पहले जो भी आपका क्या आया हुआ है, आपका जो सब्जेक्ट आया हुआ है उसी के हिसाब से वर्ब यूज करेगा। जल्दी से देखते हैं एग्जांपल में, राम एंड, क्या लिखा हुआ है भाई, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉट एंड, क्या लिखा हुआ है, एंड नॉट, ठीक, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड्स है, याद रखो, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ठीक है।
अब जब ऐसी बात की जाए कि राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट देयर, अब भाई देखो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, अभी तक हम कह रहे थे कि जो नियरेस्ट है उसके पास में है, लेकिन नियरेस्ट का कंडीशन यहाँ पे हो गया खत्म, इसने फेल कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है, एंड नॉट लगा हुआ है। अब इस कंजक्शन की जब हम बात करते हैं तो रूल कहता है कि कंजक्शन से पहले जो आपका सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। ठीक, तो कंजक्शन से पहले आया हुआ है राम, राम है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, तो सिंगुलर क्या लगा दिया हमने, वाज लगा दिया। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, द प्रेसिडेंट एज वेल एज, ठीक है भाई, फिर लगा एज वेल एज, ठीक है, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स, मेंबर्स फिर से प्लूरल हो गया, एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हैज लगा हुआ है वर्ब, क्यों? क्योंकि एज वेल एज के पहले जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका सिंगुलर है, और रूल कहता है कि जो इन सारे कंजक्शन से पहले आपका आने वाला है, ठीक है, वो आपका होता है आपका जनक, जो आपका वर्ब होगा उसका। ठीक है, अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स इज एडिशन टू हर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस इज एडमायरेबल। ठीक है, तो भाई लास्ट स्टेटमेंट है, एक डिग्री इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इन एडिशन टू हर, इन एडिशन टू उसके एक्सपीरियंस में जो ऐड हो रही है एक इकोनॉमिक्स की डिग्री, वो फाइनेंस में एडमायरेबल है। यहाँ पे फिर से इज का यूज किया गया है, और इज यूज क्यों किया गया है, क्योंकि कंजक्शन से पहले इकोनॉमिक्स आया है, और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स अभी हमने बताया भाई ये पैदा होते हैं टाइटल के साथ, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, और ये सिंगुलर है इसलिए इसको क्या करेंगे हम, इसको हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तृप्ति तिवारी, आपको कहाँ पे भी समझ नहीं आया, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, वो आप मुझे एक बार पिन कर दीजिए कमेंट में, मैं आपके कमेंट्स अभी चेक करूँगा। ठीक है, और फिर मैं उस चीज़ को क्लियर आउट करूँगा बाद में कि मुझे किस तरीके से उसको आपको अप्रोच रखनी है। ठीक है, मे बी इट हैपेंस समटाइम, हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, चलो भाई, तो नमस्कार। देखो आज हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, वैसे वन शॉट था, तो हम लोगों को कोशिश ये करनी थी कि आज हम सारे, लेकिन बहुत वास्ट टॉपिक है भाई, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत वास्ट टॉपिक है, 50 से ज़्यादा रूल्स हैं, वो रूल्स पढ़े बिना आप नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको फ्रेगमेंट करने का डिसाइड किया है। फ्रेगमेंट करेंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी आपको हो सकता है दे से, ताकि आप कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। फिलहाल के लिए बेटा ज्यूरी, ज्यूरी इज अ कलेक्शन ऑफ जजेस। ठीक है, ज्यूरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जजेस होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप कमेंट में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, राम राम, माय फ्यूचर ऑफिसर्स, लेट अस सी कि आप अगली क्लास में मुझसे किस जोश के साथ मिलते हैं। हमारी क्लास अब होने वाली है अल्टरनेट डे पे, कल छोड़ करके परसों। ठीक है, जय हिंद, लेट अस सी।